अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। आज आपके साथ एक बार फिर हम साथ हैं और मेरा नाम है माया खान और मैं हूं शाज़िब अहमद। इस नई आगाज और नई आवाज के साथ और नई उम्मीद के साथ कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको भरपूर खबरें देंगे, भरपूर अपडेट्स देंगे और सबसे पहले जो होता है वो है सुबहनामा। शाज़िब, हाउ आर यू? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत सी हैं? और जैसा कि आप कह रही हैं भरपूर खबरें देंगे, तो भरपूर खबर पहली ये है कि क्या महंगा होने जा रहा है? बिजली महंगी होने जा रही है। बिजली की बात करते हैं। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर 1 अरब 91 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कराची वालों को बिजली ने एक और झटका दे दिया है, यानी कि बिजली एक बार फिर महंगी होने जा रही है। बिल्कुल, 1 रुपए 7 पैसे का जो है वो इजाफा होगा। पिछले दिनों हम लोग जब रास्ते में थे और शूट पे जा रहे थे तो हमने सुना था 99 पैसे का जो है वो फर्क हुआ था। तो हमने कहा इतना बढ़ाने के बाद 99 पैसे से क्या होगा? वो 1 रुपया जो है जनाब वो 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी। ये कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत में इजाफा सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। तो जनवरी का आपका बिल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो आप इसके लिए तैयारी पकड़ लें पहले से। और मुल्क की सियासत में हम देख रहे हैं कि बड़ी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आ गए हैं। जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो अभी पब्लिक नहीं की गई है। और इन नुकात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, जबकि 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। बिल्कुल ऐसा ही। इस रिपोर्ट के बाद क्या पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं या होने वाली हैं? प्रोग्राम में आगे चलकर इसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो आपको बताते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि जनाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 साल में 2 करोड़ 62 लाख रुपए से ज्यादा ज़रूरी इनकम टैक्स अदा किया। ये एक अच्छी खबर है शाज़िब। मेरी नजर में कि इस तरह की खबरें आती रहनी चाहिए कि जब हमारे लीडर्स इनकम टैक्स जो है वो अदा करते हैं और वो खबर आवाम को पता चलती है, तो आवाम का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं मतलब इंडिविजुअली, वो उनको और उन पर जो है वो ट्रस्ट लेवल उनका जो है वो बरकरार होता है। जबकि 2021 में 72,74,000 रुपीज से ज्यादा टैक्स अदा किया, विच इज अनदर गुड न्यूज। 2020 में 60 लाख और 43,000 और 2019 में 45,65,000 से ज्यादा टैक्स अदा किया बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से। और अब आगे बढ़ते हैं हम शाज़िब। और ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो पुरानी स्कूल बसेस हैं माया, उन पर पाबंदी लगाई जा रही है कि 20 साल से पुरानी बसेस जो हैं वो अब नहीं चल सकेंगी और अगर वो चलाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बहुत अच्छी बात है शाज़िब। और ये इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गई है बिकॉज जनवरी से उन्होंने कहा इस बारे में सख्ती हो जाएगी और जो पुरानी है उनको सिर्फ जनवरी का वक्त दिया जाएगा, उसके बाद वो बसेस भी डिसकंटिन्यू होती जाएंगी। बिल्कुल, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे जारी किया जाता है किसी भी बस के लिए या पब्लिक गाड़ी के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हादसात का शिकार होती हैं गाड़ियां, उसमें ज्यादातर वजूहात हम यही देखते हैं कि गाड़ी अनफिट होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। बिल्कुल ऐसा ही। और वालिदैन ने इस डिसीजन को बहुत अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल खैर मकदम किया जा रहा है। आए दिन नई से नई जबरदस्त खबरें आती जा रही हैं शाज़िब। हम वहां पे एक जरा चक्कर जरूर लगा कर आएंगे, वहां की जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और बच्चों की जैसे कि बात हो रही है बच्चों की, तो बच्चों की मौजें लगती जा रही हैं। और बात ये हो रही है पंजाब की, जहां पर बच्चों की मौजें इसलिए लग गई कि सुबह में स्कूलों की मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने पर गौर हो रहा है। बच्चे अब जो है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ नाचेंगे। बिल्कुल नाचेंगे और बच्चे यही सोच रहे होंगे सिंध वाले और सारे दूसरे सूबों के हम पंजाब चले जाते हैं, वहां हमारी छुट्टी हो जाएगी। वो घरों पे नाचेंगे, वालिदैन को तंग करेंगे। क्योंकि जराए के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस जो है वो तातीलात जो होंगी वो 22 जनवरी तक जो है वो एक्सटेंड हो सकती हैं। तो बच्चे जो है महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की जानिब से 1-2 रोज में इस हवाले से खबर सुनेंगे। तो बच्चों रहो तैयार, हो सकता है छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएं। ये मैंने कुछ नहीं कहा। तो अब जैसे कि सर्दी की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। जिस तरीके से उसके जो नए वेरिएंट हैं वो फैल रहे हैं और जो 5वीं लहर है उसका खदशा जाहिर भी किया जा रहा है। तो सिंध भर में कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का आगाज हो चुका है। और एक्सपो सेंटर, ओझा अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची और कतर अस्पताल औरंगी इसमें शामिल है, जहां पर बूस्टर डोजेस लगवाई जा रही हैं। सबको ये बूस्टर डोजेस जिनके 6 माह हो चुके हैं तकरीबन, बिल्कुल हो चुके हैं। और ये जिस तरीके से इस वक्त कतारें लग गई हैं, लोगों ने भागना दौड़ना शुरू कर दिया है इस बूस्टर को लगवाने के लिए, क्योंकि महकमा सिंध के मुताबिक 12 साल से ज्यादा उम्र बच्चों की भी जो है वो मेगा सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आगाज है सिंध में बूस्टर्स लगवाने के हवाले से। अब जरा जहां बूस्टर्स की बात हो रही है शाज़िब,
ये एक और जो नई शक्ल है पूरी दुनिया में, ये क्या है फ्लोरोना? ये कोरोना, रोना, धोना, फ्लोरोना भी आ गया है। फ्लोरोना का पहला केस दुनिया में सामने आ गया। क्या होना? और कोरोना और इन्फ्लुएंजा के दोहरे इन्फेक्शन को फ्लोरोना कहा जाता है। और इसका पहला जो केस है वो हाल ही में इसराइल में सामने आया है, जिसके बाद एक तशवीश में सब मुब्तला हो गए कि भाई अब ये मामला क्या है। मुतासरा खातून को वैक्सीन नहीं लगवाई गई थी, जिसके बाद फ्लोरोना का वो शिकार हो गई है। फ्लोरोना कहना भी थोड़ा मुश्किल है। फ्लोरोना वैसे ही कौन सा, हमने ये नाम जिंदगी में पहली दफा तो सुने थे, हमें तो खुद नहीं पता, लेकिन इजरायली डॉक्टरों का कहना है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में इजराइल में इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू यानी कि जुकाम जो है वो केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब वो जो है इस हवाले से काफी ज्यादा तशवीशनाक सिचुएशन हो गई। और यही वजह है कि तहकीक फ्लोरोना पर भी की जा रही है। दरअसल इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों स्टार्ट होता है? तो ये तो बात हम कर रहे हैं फ्लोरोना की, लेकिन अगर आप कोरोना के लिए वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको इनामी रकम भी मिलेगी। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? मैं सोच रही हूँ कि जहाँ शादियों पे मोबाइल और कंबल बिकते हैं, कभी गलती से लॉटरी लग जाती है, कभी किसी बैंक के पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, और यहाँ पे वैक्सीन लगाने के पैसे मिल रहे हैं। मैं कहाँ हूँ शाहज़ेब? बिल्कुल, ये खबर आ रही है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ के मेयर ने यह ऐलान किया कि बूस्टर डोज लगवाने वाले शहरियों के लिए $100 का इनाम दिया जाएगा। इसका ऐलान उन्होंने बाकायदा कर दिया है, यानी कि आप जाएं, बूस्टर डोज लगवाएं और $100 हासिल कर लें। बिल्कुल ऐसा है। मेयर बिल डी ब्लासियो ने इस हवाले से जो है वो इसको अनाउंस भी किया और लोगों को बताया कि अगर आप जिम्मेदारी अपनी पूरी जो है वो आप निभाते हैं तो आपको $100 शाहज़ेब, जस्ट इमेजिन पाकिस्तानी कितने हुए? पाकिस्तानी पता नहीं कितने हो गए, लेकिन यही है कि लोग अब बार बार जाके जो है ना, अगर ये पाकिस्तान में शुरू कर दिया गया बिल्कुल ऐसा ही है। पर कोरोना के नए केसेस के बायस दोबारा पाबंदियां नाफिज भी की जा रही हैं, यानी कि एसओपीज और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो भी बढ़ रही हैं न्यूयॉर्क सिटी में, और काफी पैनिक भी हो जाता है। ये भी मैंने देखा है न्यूयॉर्क। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है इस हवाले से कि लोगों को इस तरह से जो है वो कन्विंस किया जा रहा है कि आप लोग आए, उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप लोग आकर डोजेस लाजमी लगवाएं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी अवॉइड कर रहे हैं, जो कोरोना से नहीं, वो अभी तक यही नहीं मानते कोरोना एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे लोगों को मनाने के लिए और डोजेस लगवाने के लिए एक तरह से ये अच्छा कदम है न्यूयॉर्क मेयर की जानिब से। उनको ये इंसेंटिव दिया जा रहा है कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो चलो कुछ आपके लिए भी हो सकता है, आप करो तो हम भी कुछ करते हैं आपके लिए। लेकिन एक चीज आप किसी को नहीं मना सकते, वो है निस्वार के हवाले से, और वो निस्वार के साथ अरब ममालिक के अंदर जो है वो ट्रैवल नहीं किया जा सकता। नार्कोटिक्स फोर्स के मुताबिक निस्वार के साथ अरब ममालिक में फजाई सफर जुर्म बन चुका है, और किसी भी मुसाफिर से निस्वार अगर बरामद हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे सजा दी जाएगी। तो जो अफराद निस्वार के साथ सफर करते हैं वो थोड़े मोहतात हो जाएं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, और जहां खबरों का मौसम बदलेगा वहां हमारा इस वक्त वेदर भी बहुत चेंज हो रहा है। बिल्कुल, और वेदर बदलता जा रहा है। कराची का भी, सिंध का भी, मुख्तलिफ मुल्क के जो शहर हैं वहां पर भी सर्दी बढ़ती जा रही है। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है। आज तो कराची में भी कल रात से बारिश का सिलसिला जारी है, और कल से हेल स्टॉर्म का भी था कि कल हो जाएगी। और अभी यही बात कर रहे थे ना शाहज़ेब कि मौसम कितना डिफरेंट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ा ठंडा हो गया मौसम, अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो गया, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज में अगर हम मौसम की तब्दीली के हवाले से बात नहीं करेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल, तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि जो मौसम बदला है ये किस हद तक बदला है और आगे आने वाले हफ्ते में कितना बदलेगा। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध सरदार सरफराज साहब ने। सरफराज साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सरफराज साहब, क्या कहना है आपका, कराची पर ये जो बादल छाए हैं ये कब तक बरसेंगे, और अलर्ट भी जो हो गया है? जी बहुत शुक्रिया जी। कराची में गुज़श्ता रात अच्छी बारिश हुई है, 22, 25, 24 और एक जगह पर 32-35 मिलीमीटर तक भी हुई है सुरजानी टाउन में। तो गुज़श्ता रात अच्छा स्पेल रहा। कल शाम से ये शुरू हुई थी हल्की फुल्की, लेकिन रात में तेज़ स्पेल हुआ है। तो आज भी मतलब ज़्यादातर अब्र आलूद रहने, और दिन में तो कोई इतनी तेज़ बारिश का स्पेल नहीं है, हल्की है, कभी बूंदाबांदी और कभी हल्की बारिश। लेकिन कल आफ्टरनून में फिर एक तेज़ स्पेल है, आफ्टरनून के बाद बिलखुसूस कल नाइट में। तो ये परसों सुबह तक, फ्राइडे की सुबह तक रहेगा सिलसिला कराची में ऑन एंड ऑफ। अच्छा, ज़बरदस्त। सर ये भी बताइएगा साथ साथ में कि जो अलर्ट का जो आया है, एक खबर आई है कि अलर्ट कर दिया गया, तो उसके हवाले से क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं, ज़रा प्लीज़ बताइएगा इस हवाले से। देखिए, अलर्ट के हवाले से तो ये लास्ट फ्राइडे को हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने जो पूरे मुल्क के लिए बारिशों के स्पेल की पेश नज़र एक वो एडवाइजरी इशू की थी, और फिर नेक्स्ट डे हफ्ते से हम भी कराची के लिए बिलखुसूस और सिंध के लिए कर रहे हैं। कराची से भी तो यही था कि किसी किसी जगह पर तेज़ स्पेल हो सकता है,
और जनरली मॉडरेट बारिश है, लेकिन मॉडरेट टू हैवी किसी किसी जगह पर हैवी हो सकता है। तो कराची में चंद एक जगहों पर जैसे गुलशन अदीद में, सुरजानी टाउन में और नाजमाबाद साइड पे यहाँ पर कुछ तेज़ स्पेल रहा रात को। तो मतलब कुछ चंद एक जगहों पर तो हैवी शावर्स हुए, लेकिन उस कोई ऐसी, जैसे आपने हेल स्टॉर्म का जिक्र किया, ये ऐसे ही सोशल मीडिया की क्रिएट की हुई हाइप थी। कोई चांसेस नहीं है हेल स्टॉर्म के कराची में खासकर जी। और वो बलूचिस्तान की तरफ, जो सेंट्रल बलूचिस्तान या नॉर्थ बलूचिस्तान है, वहाँ पर तो ज़ाहिर स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पर किसी किसी जगह में हेल स्टॉर्म भी हो सकती है। जी राइट। वो 2017 में हुआ था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि होगा। जैसे साहब ये बताइएगा कि हमें चंद पूरा वीकेंड तक बारिश तक रहेगी या ये कल के बाद जो है ये थोड़ा से बादल छट जाएंगे? कराची में तो मैंने आपको बताया कि आज और कल यानी ज़्यादातर मतलब अब आलूद रहेगा, और आज तो हल्की बारिश है, लेकिन कल आफ्टरनून कह लें या इवनिंग कह लें, उसके बाद फिर रात में तेज़ स्पेल है एक, और परसों सुबह तक है, यानी फ्राइडे की आप कह लें कि 10-11 बजे तक का है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा और फिर 8 तारीख से यहाँ ठंड बढ़ जाएगी। सिंध से ये वेदर निकल जाएगा, अलबत्ता आपकी पंजाब में ना, उधर लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और ऊपर केपी और जीबी कश्मीर उन इलाकों में रहेगा। ये 9 तारीख की सुबह तक रहेगा, 9 जनवरी की सुबह तक वहाँ बारिश चलती रहेगी, पहाड़ों पर बर्फबारी होती रहेगी, और 9 के बाद 10 के बाद फिर क्लियर होगा। तो सर सरफराज साहब ये बताइएगा, इस दफ़ा सर्दियां तवील होने जा रही हैं या ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सर्दी बढ़ती जा रही है, ये फेब के लास्ट तक सर्दी शिद्दत इख्तियार करती रहेगी। देखिए, उसमें जनवरी ही असल में सर्द तरीन महीना होता है ना पाकिस्तान के बेशतर क्या तमाम ही शहरों में। तो अब जाहिर है जनवरी चल रहा है तो यही सर्द सबसे ज़्यादा, इसलिए आपको फील ज़्यादा होता है कि यही सबसे ठंडा महीना होता है। और इसमें इत्तेफाक से बारिशों का ये जो अच्छा स्पेल चल रहा है, और इसके बाद मिड जनवरी के बाद यानी 17-18 जनवरी के बाद एक और स्पेल भी है, इम्कान है कि वो भी आ जाए। तो बारिश बर्फबारी जब पहाड़ों पर होती है तो उसके बाद जो कोल्ड एयर आती है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो मतलब ये कि फरवरी के मिड तक या एंड तक नॉर्थ में खास कर ये तो सर्दी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अच्छा होगा, और आपकी रहनुमाई में इंशाल्लाह हम ज़रा एहतियात भी ज़रूर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध, हमारे साथ मौजूद थे। शाहजेब, यानी कि हम लोगों फ्राइडे तक जो है ना बारिश का मतलब जहन में रखना चाहिए कि होगा, और सैटरडे से फिर ठंड भी शुरू हो जाएगी। और आप तो वैसे ही बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं, आपको ठंड भी ज्यादा लगती है। वो ठंड भी ज्यादा, तो मेरी फिक्र कर लो तुम। अगर मेरी फिक्र कर रहे हो मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। महंगाई जो है ना, ज्यादा ठंड लगती है, आप इतनी बड़ी बड़ी जैकेट और कोट पहन के आती हैं, मुझे महसूस हो रहा होता है कि हाँ यार। लेकिन ये तो देखो, ठंड तो देखो साथ ठंड के साथ साथ बंदा ठिठर रहा है, लेकिन महंगाई के साथ कितना ठिठर रहा है। हाँ, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, और किस तरह बढ़ती जा रही है। दायरा शुमारियात के मुताबिक माहाना 18,000 से कम आमदन वालों के लिए महंगाई 22% हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कितना इजाफा हो गया है महंगाई में। जनाब, बिल्कुल मुल्क में हफ्तावार अगर महंगाई का जो है एवरेज निकाला गया तो 20%, सिंस यू आर राइट, 20% एवरेज की वजह से ये जो निकला है इस वक्त एवरेज कैलकुलेशन में, लोगों की महंगाई का ये हाल है। बिकॉज LPG सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई का कोई मतलब तोड़ नहीं समझ आता। महंगाई सिर्फ बंदे और आम आदमी को तोड़ रही है। और जैसे कि आप जिक्र कर रही हैं LPG का, इसके साथ टमाटर, अंडे, दालें, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। किसी चीज पर आप हाथ रखें मार्केट में जाकर तो आपको गुज़श्ता हफ्ते से कुछ थोड़ी सी महंगी मिलेगी। और कुछ जैसे कि ये भी कहा जाता है ना कि जो मिडिल मैन है उसके जरिए भी कुछ कीमतें बढ़ाई जाती हैं, लेकिन असल बात यह कि आवाम तक जो चीजें हैं वो महंगी ही मिल रही हैं, और मुसलसल जो कीमतों में इजाफा हो रहा है वो सबको नजर भी आ रहा है, सब उसी से परेशान है। शाहजेब, घरेलू बजट जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है। लोग जो बेसिक्स है ना वो नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं अच्छा हम ये दाल और ये दाल लेते थे, अच्छा हम एक काम करते हैं ये दाल नहीं लेते, ये दाल ले लेते हैं। मतलब लिटरली मैंने देखा है, मैंने अपने घर में, अच्छा काम करते हैं अभी तो इसकी जरूरत नहीं है ना, चलो अभी कौन बनाएगा, वरना तो कुछ ना आपके नॉर्मल जो आपकी ग्रोसरी होती थी आप उसमें लेते थे। लेकिन साथ साथ वही वाली बात है कि अभी प्रोग्राम में हम आगे जो बढ़ेंगे और प्रोग्राम में आगे जो बात करेंगे वो यही है कि क्या उम्मीद होती है, क्या उम्मीद कुछ निकल रही है, क्या हमारे लिए कोई और रास्ते निकल रहे हैं इस महंगाई में जहां जिसने गरीब की कमर तोड़ दी है। बिल्कुल, और इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। इसी पर हमें ज्वाइन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI और मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल आबिद सुलेरी साहब ने। आबिद सुलेरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने का। सर, हर आम शख्स को मिनी बजट के बाद धचका लगा है, लेकिन सवाल यहाँ यही पैदा होता है, और थोड़ी सी रहनुमाई भी फरमाइएगा हमारी, कि जो टैक्स लगाए जा रहे हैं क्या इस टैक्स की वजह से महंगाई का तूफान आने वाला है या ये टैक्स तूफान लेकर आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जो तासुब पाया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि तासुब बिल्कुल गलत है।
ये नहीं होगा कि कुछ चीज़ें महंगी नहीं होंगी, कुछ चीज़ें यकीनन महंगी होंगी, लेकिन ये जो तासुर पाया जा रहा है कि तकरीबन 350 रुपए के नए टैक्सेस जो लग गए उससे हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इजाज़त दीजिए। होता यह है कि जो आपके मसनूआत बन रही होती हैं या जो इम्पोर्ट होके आती हैं उस पर मुख्तलिफ स्टेजेस पे एक टैक्स लगता है, और वो टैक्स जब वो दिया जाता है जनरल सेल्स टैक्स, तो वो जो जिसने वो टैक्स दिया होता है वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या अपनी टैक्स लायबिलिटी फाइल करते हैं तो वो उसमें उसका या तो एडजस्ट करवा लेते हैं या वो उसका रिफंड क्लेम कर लेते हैं। यानी मैंने अगर आपसे कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा है और मैं कुछ चीज़ बनाना चाह रहा हूँ तो आपको तो मैं GST के साथ प्राइस पे कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाऊँगा अपनी कंपनी की तो उसमें वो GST एडजस्ट कर लूँगा कि जी ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। और ये सप्लाई चेन में जितने एक्टर्स होते हैं उन सब पे ये चीज़ लागू होती है। तो लिहाजा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर तक इसका इम्पैक्ट जो है जो तकरीबन 262 अरब रुपए के टैक्सेस, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसके असरात कंज्यूमर पे बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इसका थोड़ा सा फ़ायदा होगा। उससे पहले ये मिनी बजट या फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट से पहले कुछ आइटम्स ऐसे थे जो कि ज़ीरो रेटेड थे, यानी उन पे GST ज़ीरो था। कुछ ऐसे थे जिन पे के GST मुस्तस्ना था। अब जिन पे GST मुस्तस्ना था वो अपना क्लेम नहीं ले सकते थे GST का। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना पैकिंग मटेरियल का क्लेम वो नहीं ले पाती थी, लेकिन अब वो चूँकि उस पर ज़ीरो रेटेड में आ जाएंगी, यानी उनका रेट ज़ीरो है, तो वो अपना क्लेम ले पाएंगे और उनकी बल्कि लागत जो है वो कम हो जाएगी। तो तकरीबन 262 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं ये ऐसे हैं जो कि आम सार्फ पे जिनका किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद तकरीबन आपके 62 अरब रुपए के फर्दर टैक्सेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे असरअंदाज होंगे। फॉर एग्जांपल महंगे फ़ोन, महंगी गाड़ियाँ या जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स, जो एक आम तासर पाया जाता है कि शायद दूध, दही, डबल रोटी, ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो तो यकीनन महंगी होंगी। जो खुला दूध, खुला दही या जो आम बेकरी से आप डबल रोटी लेते हैं वो बिल्कुल उसी रेट पे रहेगी। नान, बाकी चीज़ों का रेट बिल्कुल उसी तरह से रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि महंगी होंगी, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें इसी तरह से बाइसिकल की बात की गई है। बाइसिकल भी इंपोर्टेड साइकिलें जो हैं उन पे टैक्स लगेगा, वो महंगी होंगी। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर साइकिल बन रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अगर कंप्यूटर असेंबल हो रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर सेलफोन बन रहे हैं, तो उन पे उस तरह का टैक्स नहीं जो कि इम्पोर्टेड आइटम पे है। तो थोड़ा सा इससे रिलीफ मिलता है कि शायद वो जो एक महंगाई की सुनामी की बात की जा रही है वो इसमें नहीं आएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि तकरीबन 2 अरब के टैक्सेस का बोझ पड़ेगा। मेरी कैलकुलेशन है शायद 9 से 10 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ पड़े, जो कि बहरहाल बोझ है। ये नहीं कहना चाहिए कि वो बोझ नहीं है, उससे महंगाई होगी, लेकिन ये जो 343 या 350 अरब रुपए की कहानी है कि उसके नए टैक्सेस लग रहे हैं, उसका बोझ नहीं पड़ेगा। राइट साहब, हमने देखा एक सवाल हमने देखा है कि घरेलू बजट शदीद जो है वो मुतासर होता है इस तरह की हालात पे, और हम भी यही बात कर रहे थे। अगर आदाद और शुमार को हटा दिया जाए, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात अगर ना करें, तो आप ये बताइए आपका अपना जो बजट है उस पर कितना जो है बड़ा फर्क पड़ा है? जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, स्पेशली जब आपका एनर्जी की कीमतों में इजाफा होता है तो हर घर के बिल पे फ़र्क पड़ता है। खा वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो तो उसमें किराए बढ़ चुके होते हैं, या आप अपनी मोटर बाइक, अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, अगर पेट्रोल के रेट में इजाफा होगा तो आपका बजट इफेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर बिजली महंगी बनेगी तो जाहिर है वो महंगी मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त ये पेट्रोलियम मसनूआत ये पूरी दुनिया में महंगी हो के थोड़ी सस्ती हुई। ओमिक्रॉन आने के बाद दोबारा से इनकी कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हुआ। ओमिक्रॉन जब नया आया था तो उस वक्त ये ड्रॉप हुई थी, लेकिन जो वो सेटल होता जा रहा है उस पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा जो है वो दोबारा हो रहा
हुकूमत जो है, हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि उतना इजाफा पासा ना किया जाए, लेकिन एक हद तक हुकूमत कुशन दे पाएगी। उससे ज़्यादा आपका एनर्जी सर्कुलर डेट इतना वो हो जाएगा काबू से बाहर कि वो इस साल के अख्ताम तक एक बहुत बड़ी सरदर्द बन चुका होगा। अभी भी हमारे जो 2 सालों के दफा का बजट है उसके बराबर एनर्जी सर्कुलर डेट जा चुका है। तो हुकूमतों के लिए ये थोड़ा सा एक तवाज़न रखना होता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए और उसको इतना अनसस्टेनेबल भी ना कर दिया जाए कि जो भी हुकूमत आए, PTI दोबारा आती है या कोई और पार्टी दोबारा आती है, कि उसके लिए एनर्जी सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो सर जैसे कि हम घरेलू बजट की बात कर रहे हैं, आज हम ज्यादा फोकस इसी पर कर रहे हैं कि घरेलू बजट कितना मुतासर हुआ है, घरेलू बजट कितना मुतासर हुआ है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जो घरेलू खवातीन हैं वो बड़ी परेशान रहती हैं कि भाई हमारे खर्चों में इजाफा हो गया है महाना, और जो पहले 5,000 के खर्चे होते थे अब 10,000 के हो रहे हैं। तो जरा ये बताइएगा, इसके बारे में बताइएगा कि ये साल अभी मजीद मुश्किल है या आसानी होने वाली? जो हमारी घरों में बैठी खवातीन हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके लिए ये साल मुश्किल होगा, आगे जाके आसानी हो जाएगी, या अगला साल भी ऐसी मुश्किल चलता रहेगा? गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि कम से कम 6 महीने तो और मुश्किल है। यानी इस वक्त आपका जो फ्यूचर है 2022 की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो 3-4 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो हमें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ है कि ओमिक्रॉन का फैलाव कितना होगा। क्या ओमिक्रॉन जो है ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जैसा कि इस वक्त शायद कहा जा रहा है कि फरवरी में इसकी 5वीं लहर आएगी, या पूरी दुनिया में वो किस तरह से बिहेव करेगा? क्या मार्केट्स जो हैं हमारी ट्रेडिंग मार्केट्स वो खुली रहेंगी, वो ममालिक बॉर्डर्स क्लोज तो नहीं हो जाएंगे, या ये तो नहीं हो जाएगा कि एक सेहत की जो इमरजेंसी है उसकी वजह से दोबारा को स्मार्ट लॉकडाउन में जाना पड़ जाए? तो पहला फैक्टर तो इसमें ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि साइरस की वजह से कि सप्लाई चेन तो मुतासर नहीं होगी। जैसे अभी हमने देखा था कि पेट्रोलियम की या बाकी बहुत सी चीज़ों की सप्लाई चेन मुतासर हो गई थी। इवन के जो शिपमेंट की कॉस्ट थी वो डबल ट्रिपल हो गई, तो वो देखना होगा। तीसरा ये देखना है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो अगले साल में कैसी रहेंगी। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलके, और मैं वफाकी और सूबाई दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी एक हुकूमत के बस की बात नहीं, होर्डिंग जो है, जो चीज़ें पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं, क्या उनकी होर्डिंग पे काबू पा सकेंगे या नहीं? अगर उनकी होर्डिंग पे काबू पाया जाता है तो वो चीज़ें जो कि हम इम्पोर्ट नहीं करते उनका रेट उतना नहीं बढ़ना चाहिए। और बाकी जो पहले 3 फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाए वो जाहिर है कि हुकूमत के बस में नहीं, लेकिन जो चीज़ हुकूमत के बस में है और जो हुकूमत कर रही है वो एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सब्सिडीज़ हैं जो कि दी जा रही हैं। अभी आपने देखा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हेल्थ कार्ड का इजरा हो चुका है। आप एक SMS पे अपना CRSC भेज के देख सकते हैं कि आप उसके अहल हैं या नहीं, या अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो 10 लाख रुपए तक का जो फ्री इलाज है वो एक काफ़ी सारा, अल्लाह ना करे किसी को अवेल करना पड़े, सब सेहतमंद रहें, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो वो एक थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड देगा। तो इस तरह से हुकूमत जो है वो आपकी जो बाइंग पावर है उसको तो बढ़ा सकती है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर के तहत महंगाई होगी वो पूरी दुनिया में है। शायद वो अगले 5-6 महीने जब तक ये फैक्टर काबू में नहीं आते उनके बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। ठीक है। मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल आबिद सुलेर साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन इस पर बात कर रहे थे। घरेलू बजट कितना मुतासर हुआ है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेने में आया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़ी पर माया कर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप लोग आएँ तो फिर आपको ज़बरदस्त किस्म की जो है वो सैर कराने लेके जाएं, क्योंकि शाज़ी हमारे पाकिस्तान में वाकई में हर तरह से इस मुल्क को अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है, लेकिन एक ऐसी फन है हमारे पाकिस्तान का और वो है ट्रक कार्ड। जैसे कि ये मेरा अक्सर जो मजाक उड़ा रहा होता है, आपकी शर्ट में ट्रक कार्ड है ना, ऐसे कुछ लग रहा है ना कि ये बेसिकली ट्रक कार्ड हमारा पूरी दुनिया में लोग फैंस हैं और दुनिया में तो है ही हैं। हम
रोज देखते हैं, उसके बावजूद हमारा दिल नहीं भरता ट्रक आर्ट से के हवाले से। और जब उसका हम ये फन देखते हैं बनाने वालों की, क्या बात है, और उनकी जो रंगों का वो इस्तेमाल करते हैं, वो जो आंखों को लगती है, और जो उसके अंदर जो है वो मजीद उनके अंदर कलर्स डाल के उनको जो है वो हाईवेज पर, सुपर हाईवेज पर, मोटरवेज पर जो है वो लगाया जाता ताकि लोगों को दूर से नजर आए हमारे ट्रक आर्ट। इसी तरह शाहजेब साहब गए एक जगह और हैदर अली साहब बना रहे हैं अलग अलग किस्म के ट्रक आर्ट, लेकिन उन्होंने किसी नए प्रोजेक्ट पे शाहजेब पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो किस पर काम शुरू किया है वो आपको दिखाते हैं। अरे वाह, मुलाकात कर रहे हैं, ये 15 से ज़ायद ममालिक में सफ़र कर चुके हैं और वहाँ पर भी जाकर ट्रेनिंग देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रक आर्ट में बदल देते हैं और वो चीज़ें मज़ीद खूबसूरत हो जाती हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हैदर भाई? वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक हैं, खैरियत से जी, हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आपने इतनी खूबसूरत शर्ट पहनी है, ये भी आपने खुद डिज़ाइन की है? नहीं, ये दोस्तों ने गिफ्ट की है। दोस्तों ने गिफ्ट किया। जाहिर है आप इतना खूबसूरत काम करते हैं, दोस्तों का इतना हक तो बनता है। तो सबसे पहले तो बताइएगा, ये ट्रक आर्ट का आगाज़ कहाँ से हुआ? इसका अगर देखा जाए तो इसका इंसान जब से दुनिया में आया है उसको इसको शौक़ से ताल्लुक़ है। जैसे हम लोग गाड़ियों पे लिखते हैं ना, अपने तो दो ही शौक़, सोने गड्डी सोने लोग। तो इंसान जब से दुनिया में आया है उसकी फितरत में ये शामिल है कि अपने आप को खूबसूरत सजा के रखे और अपने गाड़ी अपनी सवारी को खूबसूरत बना के रखे। अगर हम तारीख के आईने में देखते हैं या पुरानी किताबों में देखते हैं, पुरानी हिस्ट्री में देखते हैं, तो हमें ये आर्ट मुख्तलिफ शक्ल में मुख्तलिफ चीज़ों पर नज़र आता है। अच्छा, लेकिन इसका जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, कल्चर के साथ, और हम देखते हैं कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, हर जगह ये आर्ट पाया जाता है। तो इसका गढ़ किस जगह को कहा जा सकता है जहाँ से ट्रक आर्ट का कह लें कि पाकिस्तान में आगाज़ हुआ? अगर इसका हम देखें, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गंधारा तहजीब में भी देखें तो यहीं के लोग हैं हम लोग। मेहरगढ़ तहजीब है हमारी, तो बलूचिस्तान KP के। और अब अगर हम ट्रकों पे आएँ तो यही लोग जो हमारे मुकामी पाकिस्तान के लोग हैं, यही लोग अपने कलर ट्रक पे अप्लाई करते हैं, तो और अपने अपने इलाकों की चीज़ें बनवाते हैं। तो इसी तरह ये आर्ट जब पाकिस्तान में, इसको जो आर्टिस्टों की जो मेहनत और लोगों की जो मोहब्बत है, तो उसने दुनिया भर को दिखाया कि ये पाकिस्तान का आर्ट। अच्छा, और इसमें से सकाफत झलकती है जो हम पूरी दुनिया में देखते हैं। ट्रक आर्ट आपको दुनिया भर में कहीं नज़र आए, हम ये समझ बैठते हैं कि भाई ये चीज़ का, इस चीज़ का ताल्लुक जो है ना वो पाकिस्तान से है। इतना मकबूल हो चुका है ट्रक आर्ट, इतना मशहूर हो चुका है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, लोग जो ख़ासतौर पे फॉरेनर्स हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले टूरिस्ट हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपका आर्ट देखते हैं, कितना खुश होते हैं, कितना इंटरेस्ट शो कराते हैं, या आपसे ये भी डिमांड करते होंगे जी हमें भी कोई चीज़ बना के दे ट्रक आर्ट की? जी हाँ, जब भी हम कहीं बाहर जैसे इन्विटेशन में जाते हैं, जैसे मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स वगैरह में, मुख्तलिफ स्कूलों, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं और डिमांड करते हैं। और क्योंकि बिल्कुल अलग स्टाइल का ये आर्ट है और इसके पाकिस्तान के अलावा आपको कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा होता। अच्छा, ये ट्रक हम देखते हैं, इतने खूबसूरत ट्रक होते हैं जिनके ऊपर इतना आर्ट हुआ होता है, इसमें बेइंतहा पेंट लगता है, मेहनत लगती है, मैन पावर लगती है। ये पूरा ट्रक तैयार होने में जो कंप्लीट ट्रक आर्ट से भरा हुआ होता है, कितना वक्त लग जाता है? इसमें ट्रक के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रक छोटे से लेके हर साइज़ के ट्रक होते हैं, इसमें हफ्ता भी लग जाता है और महीना भी लग जाता है। अच्छा। और डिपेंड करता है ट्रक साइज़ के ऊपर। अच्छा, अब हम आज ये देख रहे हैं कि आपके पास जो हम पहुँचे हैं, तो आपके हाथ में जूते हैं और मुख्तलिफ जूतों की फुटेज जो है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन अब जूतों पे शुरू हो गए हैं। मतलब एक चीज़ रह गई थी जूते, जिस पे भी अब आप ट्रक आर्ट करवा सकते हैं। वो जूते हैदर भाई से हासिल कर सकते हैं या इनके पास लेके आ सकते हैं, आपको डिज़ाइन करके पूरे जूते देंगे। तो ये जूतों का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? ये कैसे आइडिया आया कि भाई जूते भी अब ट्रक आर्ट के होने चाहिए? देखिए, मैं तो बचपन से मेरा इसी काम से ताल्लुक है। मैं जब छोटा सा था तो मैं आपको जो चीज़ मिलती है उसे ट्रक आर्ट करते हैं। जी हाँ। तो इसी तरह ये होता है कि जैसे जो भी चीज़ देखते हैं तो उस पर ट्रक आर्ट हमारे जहन में फ़ौरन ट्रक आर्ट आता है, क्योंकि इसके अलावा ना कोई हमने कुछ देखा बचपन से। ट्रक देखना और खूबसूरती है जो हम देखना चाहते हैं चीज़ पे। तो हर चीज़ जैसे फ़र्ज़ करेंगे, अगर कैमरा भी सामने है तो उसको भी वो भी ले करते हैं। ये कैमरामैन हमारे कैमरा बचा लें, इनका मूड है कि इस कैमरे को भी ट्रक आर्ट में तब्दील कर देंगे। तो इसी तरह ये सन ग्लासेस वगैरह भी। अच्छा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें, ऐसे जूतों का भी आगाज़ हो गया। जी हाँ। तो इस तरह की चीज़ें। तो ये कैमरामैन हमारे जैसे कि दिखा रहे हैं, ये जूता इनके हाथ में है, इस पर ट्रक आर्ट इन्होंने अभी शुरू किया है। ये इनके पास जूते आए हुए, मुख्तलिफ जूते इनके पास आते रहते हैं, सफ़ेद रंग के, मुख्तलिफ रंगों के, और इस पूरे जूते को ये तब्दील कर रहे हैं इस वक्त ट्रक आर्ट के अंदर। तो ये जूते जब आप बदल देते हैं ट्रक आर्ट में, और ट्रक आर्ट इसके ऊपर पूरा जो है वो ये भर देते हैं इससे, तो उसके बाद इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ जाती है? या आप कहते हैं कि भाई अपने जूते लेके आएँ, मैं इतने पैसे लूँगा और ये मैं आपको ट्रक आर्ट बना के दे दूँगा? जी हाँ, कॉस्ट तो मैं खैर आपको अभी
मुख्तलिफ जूतों के हिसाब से मुख्तलिफ कॉस्ट है। जी। ठीक है। बच्चे को अगर सिखाना हो ट्रक आर्ट तो कब से शुरू करना चाहिए, कितना वक्त लग जाता है उसको? उस्ताद तो अल्लाह ने बना दी, लेकिन मैं सीख रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके लिए कोई वो नहीं होती कि कब सीखना, स्टॉपिंग इसमें स्टॉप नहीं होता, सीखने का अमल चलता रहता है। ये आप सजेशन भी देते हैं उन तमाम लोगों को जो आर्टिस्ट हैं या मुख्तलिफ ट्रक आर्ट में इस वक्त जो है वो इस काम से मुंसलिक हैं कि भाई वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करें ताकि उनके काम को प्रमोशन मिले, वो दुनिया भर में देखा जाए? जी हाँ, ये मेरे जितने भी पाकिस्तान में, यहाँ से लेकर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि कम से कम आप नहीं कुछ कर रहे तो मेरी तस्वीरें शेयर करें। ठीक है, इससे ये कि मैं एक अरसे से, जब मैं अमेरिका से आया 2002 में, तो उस वक्त जो मुझे वहाँ से जो आमदनी मिली उससे मैंने पेंटियम 4 उस वक्त ख़रीदा। तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं उस वक्त देखता था कि स्मिथसोनियन जो दुनिया का बड़ा म्यूज़ियम है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था ट्रक लेके। तो जब मैंने उनको देखता था कि ये मेरी तस्वीर कंप्यूटर पे, क्योंकि टीवी पे तस्वीर आना और कंप्यूटर पे तस्वीर आना उस वक्त लोगों को इतना नहीं मालूम था, तो मैं उसको देखता रहता था और खुश होता रहता था। एक दिन मेरे जहन में आया कि मैं क्यों ना, इन्होंने तो मुझे तस्वीर डाली है, क्यों ना मैं भी इसमें कुछ करूं। तो मेरी तालीम इतनी नहीं है, लेकिन मैंने उसको पढ़े लिखे दोस्त जो हैं उनसे मैंने उस वक्त मुख्तलिफ वेबसाइटें बनवाई अपनी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे याहू, जीमेल, फेसबुक आता रहा, ट्विटर भी आ गया, इंस्टाग्राम भी आ गया, तो मैंने उस पर भी अकाउंट बनाने शुरू कर दिए। जितनी मेरी तालीम है मैंने उसको इस्तेमाल किया और मैंने उसको सोशल मीडिया पे लेकर आया। और सबसे पहले मैंने अपने काम की, अपने रंगों की प्रचार दुनिया भर में किया और हमारे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया। यही वो तरीका है कि जिस तरीके से हैदर भाई ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है और अपने आर्ट के थ्रू पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रक आर्ट बनाते भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को बदल देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे हैदर अली साहब मुलाकात करके, और हम जैसे कि आपका ट्रक आर्ट भी देख भी रहे हैं, अभी आपको मजीद भी दिखाते हैं, साथ साथ फुटेज भी चल रही है, उसमें भी आप सब लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है जिस पर ट्रक आर्ट ये बना चुके हैं हैदर अली साहब। ये खूबसूरत ट्रक आर्ट आपने देखा, दुनिया भर में इनका काम इस वक्त देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। पसंद किया, फैन हो गई। मैं शूज भेज रही हूँ आपको हैदर अली भाई, मैं भेज रही हूँ अपने शूज आपको। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड शाहजेब। और अब जरा प्रोग्राम को दूसरे रुख की तरफ लेके चलते हैं। बिल्कुल, एक और हमारा सेगमेंट जो कि बड़ा अहम है, और बात ये हो रही है, आजकल बहस ये हो रही है कि क्या सिंध को सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है या है? क्या सिंध के लोगों को जो उनकी सेहत की सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए सेहत कार्ड कितना अहम है उनको मिलना? इस पर एक बहस छिड़ी हुई है और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिंध के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है और सिंध के किसी शहर को या शहरियों को सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है। ये बात बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है शाहजेब, और जहन इस बात पर सोचता है कि अच्छा, क्या सिंध में वाकई सेहत कार्ड की ज़रूरत नहीं है? इसके हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट है। बिल्कुल, और स्पेशल रिपोर्ट में सिंध के 10 बड़े अस्पतालों में खतरनाक अमराज के इलाज कराने से मुतालिक कुछ एदाद शुमार जो हैं वो आपको दिखाएंगे। ये पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सिंध को सेहत कार्ड की क्यों जरूरत नहीं? सेहत कार्ड अवाम के पैसे को निजी अस्पतालों पे खर्च करने का मंसूबा, ATMs को नवाजा जाएगा। मुशीर कानून सिंध मुर्तजा वहाब ने सिंध के 10 बड़े अस्पतालों को कैंसर, पेवंदकारी और दीगर खतरनाक अमराज से इस्तेफादा करने वाले मरीजों के अदाद शुमार पेश कर दिए। जिन्हें अस्पताल कराची में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने मुफ्त इलाज कराया। मुल्क के 116 शहरों और 15 ममालिक के शहरियों ने सिंध हुकूमत के सरकारी अस्पतालों से इलाज के लिए रुजू किया। कैंसर के इलाज में महंगा तरीका इलाज पैट स्कैन पर 82 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ने खर्च करके मरीजों को मुफ्त सहूलत दी। हमारे अस्पतालों में सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, मुफ्त इलाज कराते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल सही चल रहे होते, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद के अस्पताल सही चल रहे होते, तो लोग वो पेशेंट्स सूबाई सिंध का रुख नहीं करते। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब कहते हैं, हम बतदरीज अपने सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करके मुफ्त और मयारी सहूलियात दे रहे हैं। PTI का सेहत कार्ड धोखा और निजी अस्पतालों को नवाजने और सरकारी अस्पतालों की अबतर हालत का एतराफ है। कैंसर के इलाज में साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी पर $90,000 दुनिया भर में वसूल किए जाते हैं। सिंध में 3200 मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। सिंध हुकूमत का कहना है कि NICVD में बलूचिस्तान से 1 लाख, खैबर पख्तूनख्वा से 8000 मरीजों ने मुफ्त इलाज के लिए सिंध का रुख किया।
तो ये तो अस्पतालों के हवाले से बात हो गई कि जैसा कि ये कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं सिंध में और यहाँ पर मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज कराते हैं। मुर्तज़ा वहाब ने ऐसा दावा किया है। खैर इसे मामले पर भी और जो हमने मामला इससे पहले जिक्र किया सेहत कार्ड के हवाले से, उस पर भी बात करने के लिए हमें शो में इस वक्त ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब ने स्टूडियो में। कासिम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा कासिम साहब, बहुत सारे मामलात हैं और सबसे पहले हम इसी पर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिंध वालों को सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मुफ्त इलाज हो रहे हैं तमाम अस्पतालों में, जरा इस हवाले से कुछ हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। थैंक यू। देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, आप जो गवर्नमेंट सेक्टर की जब बात करते हैं तो हमने पूरे सिंध में, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू कराची, लेकिन पूरे सिंध के बहुत बड़े अस्पताल, जैसे आप अगर NICVD की मिसाल ले लेंगे तो आपके 10 सेटेलाइट सेंटर्स हैं ऑल ओवर सिंध, जहाँ इवन जो पसमानदा तरीन एरिया लाइक थरपारकर है, वहाँ पर भी NICVD का यूनिट है, जहाँ पर आपकी न सिर्फ पूरी केयर होती है, आपकी स्टंटिंग होती है, एंजियोग्राफी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आप टंडो मोहम्मद खान चले जाएँ, विच इज़ अगेन इन अदर, वहाँ पर आपकी बाईपास सर्जरी तक होती है। फिर आप अगर आप जिम्स चले जाएंगे, जो गम्बट हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप यू विल फाइंड कि आप लिवर ट्रांसप्लांट के कुछ 550 के करीब पेशेंट, बिल्कुल आप ये अगर कोई बाहर बैठ के मिसाल देता है कि जी सिंध के अंदर कोई तरक्की नहीं हो रही, सिंध के अंदर अस्पतालों का ये हाल है, तो हम आपको मिसालें दे रहे हैं कि हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जहाँ पर आपके पास मरीज, और गिम्स में आप आज भी जाएंगे तो आपको बगैर सिर्फ सिंध के नहीं बाकी सूबों के ही पेशेंट आज भी आपको लिवर ट्रांसप्लांट। सर हम यही तो चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं, ताकि जो सिंध के लोग हैं, जो कराची के लोग हैं या बाकी शहरों के लोग हैं, वो जाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकें, उनको सेहत कार्ड की वाकई जरूरत ना हो। तो मैं तो चाह रहा हूं कि आज आप बताएं कि कौन कौन से अस्पताल हैं जहां पर लोग बगैर सेहत कार्ड के जाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। हमारी पब्लिक सेक्टर की जितनी अस्पताल हैं, अब ये मैं एक नाम नहीं ले रहा, जितनी अस्पताल हैं उन तमाम के अंदर आप जाएंगे तो आपका इलाज मुफ्त है। मिसाल के तौर पर मैं आपको, अगर हमारी लम्स की जो हॉस्पिटल, लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है हैदराबाद की, जो सिविल हॉस्पिटल, आप उधर चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हमें आके अप्रोच करते हैं कि जी हमें वहाँ जाके हमें पैसे देने पड़ेंगे। हम कहते हैं नहीं भी, आप जाएं, आपका किसी किस्म का ट्रीटमेंट है वो ऑल फ्री है। इसी तरह से हम ये छोटे इनिशिएटिव्स नहीं हैं, ये बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर मिसाल के तौर पर, ये हमें कल जिस तरह ये इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हमें वो उन्हीं लोगों ने अप्रोच किया था, दे वर आस्किंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी कि आप देंगे तो हम आपके लोगों का ये इलाज मुफ्त होगा एक्सेट्रा। देखें, आपके इन इंश्योरेंस और इन सेहत कार्डों में आपकी OPD शामिल नहीं है, आपके टेस्ट शामिल नहीं है, जो सबसे महंगा काम होता है। जब आपकी डायग्नोसिस होती हैं तो ऐसे डॉक्टर आप जाके ये तो नहीं कहते कि जी आपको फलां बीमारी है, लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों में शामिल नहीं होते। तो ये तो एक काइंड ऑफ, मतलब आप 10 लाख मिसाल के तौर पर, जैसे अभी मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जी एक $90,000 का एक से फॉर एग्जाम्पल कैंसर की ट्रीटमेंट का इलाज है, तो वो तो 90,000 तो आपके 10 लाख में कितना $90,000 बनेंगे। वो जब खुदा ना खासा कोई पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे चला जाए और किसी प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल में चला जाए, आपने और हमने ख़ास तौर पर इस कोविड के दिनों में वेंटिलेटर्स की जो प्राइसेस देखी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, वो तो 5 दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खान साहब, आप कह रहे हैं वाकई में सहूलियत है, लोगों को मुफ्त इलाज भी हो रहा है, ठीक है, मान लिया, लेकिन जो प्रेशर है, जो बेसिकली मैं समझती हूँ कि फैसिलिटेशन वर्सेस रियलिटी क्या है इस वक्त, जिस पे अस्पतालों में बहुत प्रेशर बढ़ता है, उसके ऊपर व्हाट आर द इम्प्लीमेंटेशंस एंड प्लान्स? ज्यादा आबादी की वजह से। हाँ, आबादी की वजह से ऑब्वियसली। देखें, उसमें 2-3 रीजंस हैं। मिसाल के तौर पर जो आपकी टर्शरी केयर है, हमारे पास 3 टियर ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। एक आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर है, एक आपकी सेकेंडरी हेल्थ केयर है, और फिर आपकी टर्शरी हेल्थ केयर है। अब जो टर्शरी हेल्थ केयर है वो आती है, मिसाल गामा नाइफ, आपकी साइबर नाइफ, SIUT है, आपका लिवर ट्रांसप्लांट, इस तरह की बहुत सारी वो बीमारियां जिस पे लाखों रुपए खर्च होते हों, और उन पे दूसरी आती है आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर, जहाँ पर मोस्टली जो प्राइमरी हेल्थ केयर से पेशेंट रेफर होते हैं, उसमें ज़्यादातर गायनेकोलॉजी और फिर छोटे जो आपके इलाज, छोटी मोटी सर्जरी, जो रेगुलर सर्जरीज होती हैं, वो वहाँ पर आती हैं। अब ये तमाम, जब आप इतना ज़्यादा आबादी बढ़ती है, नंबर 1, नंबर दूसरा कि
उन प्राइमरी हेल्थ केयर, अब हमारा फोकस कहाँ पर थोड़ा सा, जैसे आप कह लें कि हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है, हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था टर्शरी केयर के ऊपर, हमने उसको डाइवर्ट किया सेकेंडरी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। अब हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कंपनी बनाई, जो हम PPHI जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी 2007-8 में। उसके बाद बाकी सूबों ने ख़त्म कर दी, सिंध में वो बहुत सक्सेसफुली रन हो रहा है और वो प्राइमरी हेल्थ केयर और गाँव लेवल पर है, जहाँ पर आपको 24 आवर सर्विस मिलती है, MNCH सर्विस होती है, OPDs आपकी वहाँ होती हैं, और जो खुदा न खास्ता अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उसको रेफ़र किया जाता है। ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे कर रहे हैं? अब हमने मिसाल हमारी बहुत ही एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो है वो एम्बुलेंसेज आ रही हैं जो, अच्छा नंबर 1। दूसरी बात, हम इन हॉस्पिटल को ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी उसको हम क्लस्टर मॉडल में लेके आ रहे हैं। अब जैसे हम इस बात के लिए बाउंड नहीं बनना चाहते कि जी हम जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो बाउंड्री बना लें, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं वो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, उसको हम बाउंड्री बनाएं ताकि अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की किसी करीबी अस्पताल के अंदर है तो हम उसको वहाँ पर रेफर आप कर एम्बुलेंसेस का भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी तक हम देखते हैं कि 2 बड़े इदारे ऐसे हैं जो NGOs हैं जो कि एम्बुलेंसेस चला रही हैं, तो एम्बुलेंसेस के हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं कि अब सिंध भर में, इवन कराची में एम्बुलेंसेस की बहुत ज़रूरत होती है और कितनी बड़ी तादाद की ज़रूरत है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? सर देखें, अभी हमारे पास हम बिल्कुल एडवांस जो जिसमें आपकी वेंटिलेटर की सहूलत हो, पूरा ट्रेंड स्टाफ हो, आपका ड्राइवर से लेकर आपका पैरामेडिक और जो स्टाफ है उन तमाम की ट्रेनिंग के साथ हमारे पास इस वक्त, जैसे हम जो पहले आपको याद होगा अमन फाउंडेशन थी, अब उसको हमने गवर्नमेंट और ने एसोसिएट किया। हम अब हमारा वो एक साथ जॉइंट वेंचर है जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध पूरी फंडिंग कर रही है और उसी को हमने लेके हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जा रहे हैं। और वो आपका जो जैसे 1122 पंजाब में है, अब उसको हम सिंध में भी लॉन्च कर रहे हैं वही सिंध में भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें हम उसको साथ इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा सर, ये बहुत जरूरी है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है, हम ओमिक्रॉन पे भी बात कर लें कि आजकल हम देख रहे हैं कि लहर फैलती जा रही है बहुत ज्यादा, आपकी मौजूदगी हम फायदा उठाएंगे। सबसे पहले बताएगा क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? सिंध के अंदर बहुत फैलता जा रहा है, केसेस सामने आ रही हैं, और अगर केसेस वाकई सामने आ रहे हैं तो उसके लिए क्या आगे कुछ लॉकडाउन भी जाया जा सकता है? लेकिन अभी वैक्सीन के लिए या इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को इससे बचाया जा सके? देखिए, बचाने के लिए तो मुझे और आपको अपनी जाती हिम्मत और कोशिश करनी होगी कि वी आर द मास्क एंड कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम सच क्राउड्स, बट लेकिन इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हल दुनिया के किसी कोविड वेरिएंट का कोई भी वेरिएंट आए उसमें यही मास्क आपके पास उसका सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीन दूसरा है, जहाँ पर आज भी लोग, अब आप पंजाब में देखेंगे हमारे जो पहला हमारे पास ओमिक्रॉन का जो पेशेंट आया था, हम आपके प्रोग्राम में मैंने बात भी की थी जी, वो भी अनवैक्सीनेटेड थे। अब इत्तेफाक देखें कि जब आप इतनी वैक्सीन ड्राइव, वैक्सीन सेंटर्स आपके गली मोहल्ले में रीच आउट हो रही है, हमने इतनी तकरीर में भाषणबाजी की है उसके बावजूद भी मुसलसल, उसके बावजूद भी अगर लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है तो दिस काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये हमें और सबको मिलके इस बात के लिए एफर्ट करनी होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुदा न खास्ता आप इन्फेक्ट होते हैं, आज फिर मीडियाज़ में या हमारे जो सोशल मीडिया के नेटवर्क्स में आ रहा है कि जी इसकी कोई इतने बड़े वो नहीं है, क्या कहते हैं, लीथल नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये कंटेजियस तो है ना, आपको और हमको और सब किसी को भी। एहतियात तो जरूरी है ना, एहतियात के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, यू नेवर नो कि खुदा ना खास्ता मेरी इम्यूनिटी कितनी जो है वो स्ट्रांग है या नहीं है। पर वैक्सीनेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर बूस्टर लगवाने की आप अहल हो गए तो प्लीज़ कम, हमारे तमाम सेंटर्स खुले हुए हैं, सुबह दोपहर शाम जिस वक्त आना चाहें, गेट योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत सारे सवाल आपसे और भी करने के मौके आपके आने का फायदा उठाना था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आपसे इजाजत लेंगे। थैंक यू सो मच। पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में शाज़िब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। Once again a very good morning, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया के साथ। और अब जरा दुनिया का लगाते हैं गोल चक्कर और लेके चलते हैं आपको अब सुबह सवेरे पाकिस्तान की फ्लाइट कहाँ जा रही है। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि 2021 में 550 मुख्तलिफ जानवर और मुख्तलिफ पौधों
को दरियाफ्त किया गया। यानी कि अभी भी कितने सारे पौधे ऐसे हैं जो दरियाफ्त नहीं किए गए, कितने सारे जानवर ऐसे जो अभी तक दरियाफ्त नहीं किए गए। की कुदरत, सुभान अल्लाह, वाकई में नित नए पौधे और फूल और फल और जानवरों का जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हो रही है शायद। बिल्कुल नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं और बताया जा रहा है कि खूबसूरत मछली, नीली निशानात वाली गिटार फिश और पाइप हॉर्स, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो इस तहकीक में पता लग सकेंगी जो नई इकसाम दरियाफ्त हुई हैं। बिच्छू की 6 किस्म और 5 इकसाम के फूलदार पौधे भी दरियाफ्त हुए हैं। यानी कि अभी भी कितना कुछ ऐसा है जो हमने नहीं देखा, जो अब जाकर दरियाफ्त हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही दरियाफ्त करते हुए मेरी तरफ इशारा कर रहा है। 14 भंवरे और 12 इकसाम की सी स्लग शामिल हैं। मतलब नए नए जानवर इस तरह हमारे सामने आ रहे हैं और हम दरियाफ्त कर रहे हैं नए नए तरह के। तो जनाब वाकई अभी बहुत कुछ दुनिया में देखना बाकी है। और लंदन में वाक़े नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के माहिरीन ने इस तहकीक को लॉकडाउन मंसूबे का भी नाम दिया। वाह, मंसूबे का नाम है लॉकडाउन मंसूबा। जबरदस्त। आपकी अदायगी कितनी प्यारी है, लॉकडाउन मंसूबा। ये आपने हाउ लकी आई एम, ये मंसूबा आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं एक लकी मैन की, जैसे कि माया कह रही है कि हाउ लकी आई एम। इसी तरह एक लकी मैन जो कि था अमेरिका का, जो कि चॉकलेट और कुछ दूध खरीदने के लिए एक बाजार में गया और वहां पर जो स्क्रैच कार्ड्स होते हैं, स्क्रैच कार्ड्स होते हैं, उनको जो है ना वो कॉइन निकालते हैं या चाबी से ना अपने स्क्रैच करते हैं और कभी नंबर नहीं निकलता। खैर उनका पहली दफा में ही $10 लाख यानी कि 17 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम निकला। और जब वो घर पहुंचे दूध और चॉकलेट लेकर तो तकरीबन $10 लाख भी उनके हमरा थे। वाओ, मतलब हमें ही नहीं मिलते ऐसे मौके और हमें तो चॉकलेट भी नहीं मिलती। अंडे भी लेने जाएं तो 1 घंटा से टूट जाता है, 5 अंडे घर पहुंचते हैं। लेकिन अंडे इतने स्ट्रांग नहीं होते। लेकिन कहाँ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वहाँ ऑटिज्म एक ऐसा चैलेंज होता है जो कि आपको सोशली और आपकी इमोशनली या आपकी मेंटली भी आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल्स को चैलेंज करता है। और जब इस तरह के लोग तरक्की करते हैं, जब इस तरह के चैंपियंस मैं कहूँगी लड़कर आगे बढ़ते हैं और इस तरह दुनिया में रिकॉर्ड कायम करते हैं, तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई वाह अल्लाह की शान है। ये जिनका नाम है मैं बताऊं, इन्होंने जो है इतना 210 किलोग्राम वजन जो है इन्होंने उठाकर दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी होने का एजाज हासिल कर लिया है। स्टू नेटमैन का ताल्लुक जो है वो स्कॉटलैंड से है और ये ऑटिज्म इनको पैदाइशी है। लेकिन इन्होंने जिस तरह और ऑटिज्म के इतने जबरदस्त स्टार्स दुनिया में आ रहे हैं, मैं आप बता ही नहीं सकते कि वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं और अब वो वेट लिफ्टिंग करके पूरी दुनिया में रिकॉर्ड भी कायम कर रहे हैं। बहुत बड़ी मिसाल है ये। जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि मरीज को आम समाजी राब्तों में भी सख्त दुश्वारी का सामना होता है, लेकिन वो दुश्वारी अपने कामयाबी के बीच नहीं आने देते। इसी तरीके से वो हम देख रहे हैं कि तरक्की भी कर रहे हैं और ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रही हैं जैसे कि दुनिया के ताकतवरीन तरीन शख्स बन चुके हैं। और अब हम जिक्र करने जा रहे हैं सन और मून एक्लिप्स का। बिल्कुल ऐसा ही है। इस साल 2022 में 2 लूनर यानी कि 2 चांद ग्रहण और 2 सोलर यानी 2 सूरज ग्रहण होंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो है सिर्फ एक मई में है और 1 अक्टूबर में। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1 अक्टूबर में, वो भी जो है वो पार्शली कहीं दिखाई देगा। और सूरज ग्रहण तो पाकिस्तान में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ये बताया जा रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 16 मई को होगा, जबकि 25 अक्टूबर का दूसरा सूरज ग्रहण होगा और साल का आखिरी चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, जो पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर दिखाई देगा। और अगर आगे हम चलें तो ये तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की बातें हुई और अब हम दुनिया का गोल चक्कर फ्लाइट लेकर वापस पाकिस्तान की जो फ्लाइट है वो पाकिस्तान आ चुकी है और अब शाहजेब हम बढ़ रहे हैं सियासी मैदान की। बिल्कुल, सियासी मैदान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जिक्र करते हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं या नहीं, क्या उनकी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है या नहीं, आगे का मैदान उनके लिए कैसा है। तो इसी पर बात करने के लिए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कुछ सनसनी इंकशाफात हुए और उन इंकशाफात के बारे में जो बताया जा रहा है, अभी तक जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन जो उसके नुकात हैं मोटे मोटे वो आपको बताते हैं जो कि आप मंजर आम पर आ चुके हैं। जिसमें ये बताया जा रहा है कि पीटीआई ने 63 बैंक अकाउंट सिलेक्शन कमीशन से छुपाए, जबकि 2009 से 13 तक आमदन और अखराजात में मुताबिकत नहीं है। 31 करोड़ रुपए के फंड्स जाहिर नहीं किए गए हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो वुज़रा हैं उनके बयान भी सामने आए, जैसे कि फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि ये 31 करोड़ रुपए जो हैं ये असल में डबल ट्रांजैक्शन है एक तरह से और ये रेपिटेशन हुई हुई है इसमें, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी फॉरेन फंडिंग केस में बहुत बड़े कोई फैसले आ जाएंगे। तो ये फवाद
नवाज शरीफ साहब के कुछ बयान भी गुज़श्ता रोज सामने आए थे, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल में पीटीआई के अकाउंट्स में 1 अरब 64 करोड़ 26 लाख से जायद फंड आए, निजी बैंकों के खाते जाहिर नहीं किए गए हैं। तो इस किस्म के अदाद शुमार जो स्क्रूटनी कमेटी है उनकी जानिब से ये इंकशाफात किए जा रहे हैं और जो उसके मोटे मोटे नकात हैं वो हमने आपको बताए। तो इसी पर मजीद बात भी कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद मौजूद हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में आपने ज्वाइन किया। सर, स्क्रूटनी कमेटी के इंकशाफात, सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्या पीटीआई हुकूमत मुश्किल में पड़ने वाली है या पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली? हाँ, ये दुरुस्त फरमाया आपने। असूली तौर पर जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, स्क्रूटनी कमेटी जो है ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी तैयार की बनाई गई थी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के नुमाइंदे और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के नुमाइंदे इसमें शामिल थे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी हाई पावर टीम इसमें शामिल थी। तो ये बहुत बड़ी, इन्होंने 7 साल तक ये केस चलता रहा। स्क्रूटनी कमेटी 2.5-3 साल से इस नतीजे पर पहुंची। ये तो रिपोर्ट आप बयान कर रहे हैं जो मीडिया में आ चुकी है, दरअसल ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। और साथ ये भी कहा कि न्यूजीलैंड के बैंकों में, कनाडा के बैंकों के तक हमें रसाई नहीं दी गई। यानी वहां भी एक मशकूक मामला हो गया है कि न्यूजीलैंड के बैंक में भी पीटीआई का फंड वहां मौजूद था, कनाडा के बैंकों में मौजूद था, वहां उनको रसाई नहीं दी गई। और साथ जो है जो गैर मुल्की शहरी हैं या गैर मुल्की कंपनियां हैं, गैर मुल्की कारपोरेशनें हैं, उनके फंड भी आते रहे इस पर तहरीक इंसाफ के अकाउंट में, तो वो भी एक तहाई ममनुआ फंड के ज़िम्मे में आते हैं। तो असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो इख्तियारात हैं वो बड़े महदूद इख्तियारात हैं। वो ये होगा कि आप उन्होंने जो ममनुआ फंडिंग है वो बहक सरकार जब्त हो जाएगा। और लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ये महसूस करे कि जो 32 करोड़ या 35 करोड़ रुपया छुपाया है बैंकों तक रसाई नहीं दी जा रही, इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो जमा किया जाता है असासे गोशवारे, वो गलत करार दे दिए गए हैं और रिजेक्ट कर दिए गए। जब रिजेक्ट कर दे तो पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है। जब पार्टी का सिंबल वापस हो जाएगा तो फिर पार्टी के जितने भी मेंबर हैं वो आजाद तस्वर की जाएंगे। पार्टी बैन नहीं होती, पार्टी कदम करार देने के इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। इनके पास यही इख्तियारात हैं कि वो जो पार्टी सिंबल है और पार्टी की रजिस्ट्रेशन वो मनसूख कर देंगे। तो ये उनके पास इख्तियारात हैं। ये मामला बड़ा संगीन है। जिस पार्टी की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाए और वो पार्टी इक़्तिदार में हो तो उसकी क्या हैसियत होगी आईनी और कानूनी, तो एक बहुत बड़ा आईनी बुरहान पैदा हो जाएगा। तो जो इनके जो वज़रा हैं उनको चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर को सही हक़ाइक़ बयान करें। इनका जो वकील जो है शाह खबर बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने आज भी ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को कदम करार नहीं देगा, लेकिन अगर वो ये साबित कर दे कि ये ममनुआ है और ममनुआ जो है फंड जब्त हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन पर बड़ा गहरा ताल्लुक ये पैदा होगा कि वो उसकी सिंबल खत्म कर सकता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर सकता है। तो ये इख्तियारात हैं, पार्टी तो रहेगी बरकरार, लेकिन मसला ये है कि हमारे जो वज़रा हैं वो जरा ये महसूस करें, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल ना करें, अपनी सारी जहानत और दानिशमंदी जो है वो इसके जो जवाबात में जमा कराएं। अब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट दे दी गई है, वो 250 पेज पर मुश्किल है, तो उसका जवाब दें और तरीके से इलेक्शन कमीशन को कन्विंस करें। और इलेक्शन कमीशन इख्तियारात वही है कोर्ट के जजों के। जी कौर साहब सही कह रहे हैं, मगर एक सवाल जहन में आता है कि बैंक अकाउंट छुपाना और जो है फंड जाहिर ना करना, इस तरह की सूरत हाल में ये किसी पार्टी पर पाबंदी लग सकती है? ये बात आगे तक जाएगी, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। उसमें 2 तरीके होते हैं। देखना, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब बड़ा अपोजिशन का तो अपना मामला होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो बाद में बने हैं, पहले जो चेयरमैन जो पीटीआई के हैं उन्होंने अपने इमरान खान है, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दी है। वो हलफनामा नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है। उस हलफनामे पे अगर हो तो बड़ी सख्त सजा दी जाती है, लेकिन जो सर्टिफिकेट है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा मैं दस्तखत कर दी, तो वो उनकी सेहत पर, उनकी इंटेग्रिटी पर कोई असर नहीं पड़ता इमरान खान साहब पर। ये बिल्कुल दुरुस्त मैं कह रहा हूँ, ये आईन और कानून कहता है। लेकिन जहां तक पार्टी के फंड जो है वो हक़ाइक़ छुपाए गए हैं तो ये फिर करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। यानी करप्ट प्रैक्टिस, मुजरमाना हरकत की है कि इन्होंने अपने हक़ाइक़ छुपाए, तो पार्टी पर असर पड़ेगा। पार्टी का सिंबल वापस हो सकता है, पार्टी की रजिस्ट्रेशन वापस हो सकती है।
लेकिन इमरान खान बतौर लीडर ऑफ द पार्टी उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल सादिक अमीन ही रहेंगे बकौल साकिब निसार साहब के। लेकिन यहाँ ये मामला ये आता है कि ये सिलसिला ये आएगा कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन मशकूक हो जाएगी और अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएगी कि जनाब इस पार्टी का फंड जब्त हो गया है, ममनुआ फंड जब्त हो गया, ये साबित हो गया कि इन्होंने ममनुआ फंड दिए हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया जाएगा, नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। इलेक्शन कमीशन ने जो इख्तियारात हैं वो यही हैं कि पार्टी सिंबल वापस है और बाकी उनके पास इख्तियारात ज्यादा ये है कि वो करंट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में है, ये 32 करोड़ छुपाना जो है। ठीक है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो मुश्किलात हैं उसमें भी इजाफा होने जा रहा है पीटीआई के लिए और मामलात कुछ खराब भी होने जा रहे हैं। तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर तफसील बात कर रहे थे। तो ये सारी गुफ्तगू आप लोगों ने सुनी कि किस तरीके से जो अब हम बता रहे हैं दादा शुमार सामने आ रहे हैं पीटीआई हुकूमत के हवाले से, स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से, उसमें क्या कुछ सामने आ गया है और कुछ उसके बाद जो बयानात है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया। बिल्कुल, बयानात का सिलसिला शुरू हो गया और एक और जो सिलसिला हम आपको जरा सा हटकर एक और अच्छी खबर की तरफ लेके चलते हैं, वो है पेशावर के हवाले से। पेशावर के लिए अच्छी खबर ये है जनाब के जू बाइसिकल की रजिस्ट्रेशन की फीस थी वो शाज़ेब कम हो चुकी है। और मैंने जब ये खबर देखी तो मुझे बड़ा मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हुई, बिकॉज मैं साइकिलिस्ट रह चुकी हूँ अपने स्कूल के ज़माने में। तो मैं बहुत ही खुश हुई कि उसकी जो कीमत थी वो 3000 से जो है वो तकरीबन 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन जो है वो उसकी हो गई है। और जू बाइसिकल के हवाले से तो जो जनाब जो जल्दी फ़ायदा उठाएंगे रजिस्ट्रेशन कराएं, शहर के 25 स्टेशन पर बाइसिकल मौजूद है। ये मंसूबा कितना फायदेमंद रहा, रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, इन बाइसिकल को मुतारिफ कराने का मकसद क्या है, इसी पर बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन शायद आपने कभी साइकिलिंग की है? मैंने साइकिलिंग बहुत की है, बड़ी सेहतमंद सरगर्मी है ये कि आपको साइकिलिंग लाजमी करनी चाहिए। एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, फिर जीरो एमिशन, मतलब कोई पॉल्यूशन ही नहीं है, आप सुकून से उसमें घूमते रहें, अपने काम शाम भी करें और घूमते फिरते भी रहें, एक्सरसाइज भी करें। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं बचपन से सुना वियतनाम में थी अम्मा और अब्बा, तो मेरे अम्मा बताती थी कि वहां पर हम गाड़ी कम साइकिल ज्यादा इस्तेमाल करते थे क्योंकि उन लोगों की हेल्थ का बहुत बड़ा राज है। साइकिलिस्ट कराची में बड़े बड़े ग्रुप्स में जो है वो ट्रैवल करते हैं, बाकायदा जो अलग अलग फील्ड के लोग जो है एक साथ ग्रुप बनाकर चलाते हैं। और अभी ये एज अ प्रोविंशियल लेवल पर जो खबर आई है ये बहुत ही खुश आइन न्यूज़ है कि पेशावर वालों को इस वक्त जो है रजिस्ट्रेशन उनकी जो बाइसिकल्स हैं वो कि उनकी जो है फीस कम हो चुकी है। तो मजीद बात भी कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है उमैर खान साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया है। सर जू बाइसाइकिल मेंबरशिप फीस की कमी से क्या रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में इजाफा भी हुआ है? और इसके साथ हम और ही बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन पहले यही बताएं कि क्या इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन कराने वालों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो बताऊं कि जो जू बाइसिकल शेयरिंग सिस्टम है ये पाकिस्तान में अपनी नौयत का मुनफरद और पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ और प्राइमरीली ये स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए है ताकि वो बसेस जो BRT बसेस हैं उससे उतरें और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में या अपने जहाँ भी उन्हें साइकिलिंग करनी है मुस्बत सरगर्मी बेसिकली फराहम करने की और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और इसको अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, गुज़िश्ता साल मार्च में इसका आगाज़ किया गया था, इसको बेहद पजीराई हासिल हुई। फिर आपके सामने है जो कोरोना वबा के दौरान जिस तरह तालीमी इदारे बंद हो गए थे और मुख्तलिफ जो बंदिशों का सामना था उसके दबाव में अब कमी के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा हुआ। फिर इसकी जो बढ़ता हुआ रुझान था उसके बाद इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसमें कमी कर दी गई, निस्फ से ज़्यादा कमी कर दी गई। मतलब पहले 3000 थी तो अब 1000 कर दी गई, जो कि काबिल वापसी है। और रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल जी बहुत इजाफा भी हुआ है, अब तक 1000 के करीब जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई हैं। और अभी जो इसकी 1 जनवरी से इसका तलाक हुआ था तो अभी इस रजिस्ट्रेशन में दिन ब दिन इजाफा देखने में आया है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा उमैर साहब ये बताइएगा, आपने कहा 2020 में इसका आगाज हुआ था इस मंसूबे का? 21 में जी, 21 में 2021 में हुआ था। अच्छा ये बताइए क्या इस प्लान को लॉन्च करने का सबसे पहले तो आइडिया क्यों था, मकसद क्या था? और अब तक सो फार आपने रिस्पांस का बहुत अच्छा रहा है और जब पैसे ऑब्वियसली 1000 रुपये अगर हो गई है तो वो तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा, लेकिन इसको स्टार्ट करने का मकसद क्या था? देखें जी, पाकिस्तान में एक तो पेशावर BRT जो है वो भी एक तो अपने तर्ज की मुनफरिद प्रोजेक्ट है क्योंकि ये हाइब्रिड सिस्टम है, माहौल दोस्त सिस्टम है।
तो हम प्रमोट करते हैं और हाईलाइट करते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्ट को, सो कि यंगर जनरेशन को मुस्बत सरगर्मी देना और लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना कि बसेस से उतर के, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जो कि दीगर ममालिक में इसका इस्तेमाल होता है, तो वही हमने पेशावर और पाकिस्तान में इसका जो है आगाज किया था कि लोग एक तो मुस्बत सरगर्मी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, साथ एक बेहतरीन और सस्ती सफरी सहूलत उनको मैसर होगी। ये स्टेट ऑफ द आर्ट और चेनलेस और एयरलेस बाइसाइकिल्स हैं जो कि 360 जिनकी मजमूई तादाद है, 32 डॉकिंग स्टेशन शहर के मुख्तलिफ मकामात में हैं। अभी इसको 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ और पहले मरहले में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और हयाताबाद में इसका आगाज किया, जिसका बहुत मुस्बत जो है वो हमें फीडबैक भी आया, रिस्पांस भी आया, लोगों ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी कराई और साइकिल रैलीज का भी हमने इसमें इनेकाद कराया ताकि लोगों को फर्दर मोटिवेट भी करें, मोबिलाइज भी करें। ठीक है, मोबिलाइज करना ही बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना ही बहुत जरूरी है, लेकिन सर उसके साथ साथ हम देखते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं बीच में। कुछ लोग साइकिल लेकर निकल जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं तो आप लोगों का उस पर क्या एक तरीकाकार होता है, किस तरीके से उनको रिकवर करना है बाईसाइकिल्स को? लेकिन जी अभी तक 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोई साइकिल लेके चला, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है, जो पेशावर के लोग हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो BRT में सफर करते हैं उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो जो साइकिल शेयरिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल करें। 72 घंटे एक टाइम होता है कि 72 घंटे से ज्यादा साइकिल को तहवील में नहीं लिया जा सकता। उनकी इसकी मुकम्मल बाज़ाब्ता एक मेंबरशिप होती है, इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, ID कार्ड के ऊपर होती है। तो कोई भी ऐसी कोई हरकत करता है या सोचता है तो उसके 72 घंटे के बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और फिर कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाता है और FIR काटी जाती है। तो देयर इज स्टिक्स एंड कैरेट्स फॉर दैट। और इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई साइकिल लेके चला जाएगा तो सिस्टम को पता नहीं। तो बिल्कुल हम ट्रैक कर रहे होते हैं, हमारा कंट्रोल रूम है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकिंग हो रही होती है, साइकिल्स की भी हो रही होती है और बसेस की भी। अच्छा, यानी कि बाईसाइकिल्स के अंदर ट्रैकर्स लगे हुए हैं? हाँ जी, देयर इज अ सिस्टम जिसको हम GPS के थ्रू ट्रैक कर रहे होते हैं ताकि कोई भी ऐसी कोई मतलब, क्योंकि एक बहुत मुनफरिद सिस्टम है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है और मतलब साइकिल्स आर आल्सो एक्सपेंसिव, लेकिन हम ये कि मैक्सिमम लोग इससे फायदा उठाएं, फैसिलिटेट हों ताकि इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा और शहर में भी रेप्लिकेट किया जा सके। अच्छा उमर साहब, आपने कहा ये सारा एक्सपेंसिव, ये मैंने नहीं, मेरे जहन में एक नया सवाल आया कि इनकी क्या कीमत अंदाजन कितनी होगी? देखें जी, एक कोई मतलब यूजुअल साइकिल्स तो है नहीं, क्योंकि चेनलेस हैं, एयरलेस टायर्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं। तो एक्सपेंसिव से मुराद है कि पब्लिक एसेट है, जैसे वो बस है वो भी पब्लिक एसेट है, साइकिल्स है वो भी पब्लिक एसेट है, तो उसकी हिफाजत करना हम सब पे उतनी उसकी जिम्मेदारी है और यही चीजें हम बार बार लोगों को समझाते भी हैं, बताते भी हैं, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी लोगों को। अच्छा उमर साहब, आखिर में ये बता दें कि आगे आप लोग इसको किस तरीके से एक्सपैंड करने जा रहे हैं, क्या प्लान्स हैं आप लोगों के कि इसी तरीके से, और ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि सब लोग साइकिल के जरिए अपने तमाम काम भी कर सकें, अच्छी एक्सरसाइज भी है, एक अच्छा स्टेप भी आप लोगों की जानिब से लिया गया है, तो उसको एक्सपैंड करने का सोचा जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अभी तो 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ, तो 1 साल आपको पता है कि पायलट प्रोजेक्ट होता है उसको हमेशा 1 से 2 साल का वक्त दरकार होता है कि उसका फीडबैक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव आया है और लोगों की तरफ से इसकी डिमांड में भी इजाफा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला इसके साल के बाद इसको मजीद शहर के दीगर इलाकों में इसको किया जाएगा। उमर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो में ज्वाइन किया और इस पर बात की, बड़ा जरूरी था ये। बिल्कुल, बहुत आपने जबरदस्त, लेकिन आपने एक प्लान के बिना पानी फेर दिया। वो चोरी वाली सवाल था ना शाहजेब को कि चोरी होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकती, तुम्हारे ऊपर फुल नजर रहेगी और रखिएगा आप भी हमारे ऊपर नजर। इस वक्त के बाद रहिए हमारे साथ सवेरे पाकिस्तान में, अभी वापस आते हैं तो वेलकम बैक। आज हम आपकी इस शो में सुबह सवेरे पाकिस्तान में जिस खातून से मुलाकात करवा रहे हैं वो मेहनत, हिम्मत और बुलंद हौसले की एक आला मिसाल हैं। जितनी मर्जी मुश्किलात उनके रास्ते में आई उन्होंने वो झेली,
और वो तमाम मुश्किलात को झेलते हुए आगे बढ़ती रहीं, अपना सफ़र जारी रखा। अब बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई, कुव्वत समाज से महरूम हो गई, कुछ बेरोजगारी के मसाइल भी आ गए, कुछ और भी मसाइल आ गए, फैमिली को सपोर्ट भी करना था, मसाइल हल भी करने थे, घर के खर्चे भी उठाने थे। मलेशिया में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन 2012 में वापस पाकिस्तान आई तो इन तमाम मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना सफ़र जारी रखा, मेहनत करती रहीं, आगे बढ़ती रहीं और आज एक अपना रेस्टोरेंट ओन भी करती हैं। वो वही वाली बात है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आज हमारे साथ हुमा महराज हैं, अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी, लेकिन जिस चैलेंज से वो खुद गुजरी हैं, क्योंकि वो हमारी आवाज़ नहीं सुन सकती हैं, इसलिए हमारे लिप्स को वो रीड करेंगी। और मैंने गुजारिश की, उनके बेटे उनके साथ हुसैन मौजूद हैं यहाँ पर, कि आप मेरे सवाल मत कीजिएगा, मैं चाहूँगी कि शाज़ेबा मेरे सवाल वो खुद सुने और ख़ुद समझें और ख़ुद जवाब दें। हुमा जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, आने के लिए शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? जी। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या हो गया? कैसे चली? बस अल्लाह की मेहरबानी है सब। जब मैं मलेशिया से वापस आई तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आता कि क्या होगा आगे। यहाँ पे एयरपोर्ट पे जब होती तो मुझे कानों में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, अपनी आवाज़ भी नहीं आती मुझे। तो डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी टेस्ट किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपको इलाज के लिए अमेरिका या बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी नसें जो पूरी बंद हो गई हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ पॉलोर में जॉब की, उसके बाद फिर इंश्योरेंस के ऑफिस में जॉब की, लेकिन कानों की जैसे हर जगह से मना कर दी, बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल अपनी भी नहीं आती मुझे, इतने से भी नहीं समझ में आता है। हाँ, सिर्फ आपकी जो लिप देख के बात करनी चाहिए। अल्लाह, कैसे वक्त पलट गया। जी बिल्कुल सही सुनती थी, बिल्कुल सही। जब मैं मलेशिया में थी अपने बहन भाइयों से कॉल पे बात करती थी, सब कुछ सही था। बस वहाँ पे हम लोगों का सब कुछ ख़त्म हुआ ना, उसके बाद जब हम पाकिस्तान वापस आए, सिर्फ इन आउट के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे जो वकील था उसने धोखा दिया और फिर उसके बाद फिर हम लोग यहीं पर रह गए। पूरा सामान सब कुछ हमारा मलेशिया में रह गया। तो बस दिमाग पर बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव है ना, उसकी जैसे नसें बंद हुई। इतना सदमा लगा जी। मेरे बच्चों को बहुत मसला हुआ, सारे बच्चे छोटे थे तो उनको बात करने में मसला होता था मुझसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इशारों में बात करना सीख गया था। शाहरुख बेटे हैं, हुसैन बेटे हैं आपके। हुसैन बहुत शुक्रिया आने का। शाज़ेब और मैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब हिम्मत करके कोई इस तरह का मेहमान हमारे प्रोग्राम में आता है। क्या ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई हुसैन? हाँ, ज़िंदगी तो काफ़ी बदल गई थी, लेकिन रुकना नहीं सीखा, बढ़ना सीखा है हमेशा। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी ने हमेशा हौसला दिया इस चीज़ पे। जॉब भी, प्राइवेट जॉब भी करता था, उसके बाद प्राइवेट जॉब के बाद गवर्नमेंट जॉब भी कर चुका हूँ। गवर्नमेंट जॉब जब ख़त्म हुई तो बस यही काम करते रहे घर पे। तो अब घर का सारा खर्चा जो वो सब माँ जी चला रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी काम करते हैं साथ? मैं हाँ, अम्मी के साथ शॉप मैं ही चला रहा हूँ। अच्छा। तो सारा मतलब शॉप का अम्मी और मेरा ही होता, पूरा माइंड था। भाई ने काफ़ी साथ दिया, बड़ा भाई है मेरा, उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे, अम्मी और अम्मी को। तो बस शॉप लेके वहाँ काम शुरू कर दिया शॉप पे। इससे पहले हम लोग होममेड काम कर रहे थे। अच्छा जी। मुझे ये पूछना है हुसैन आपसे, आपने बताया कि माशाल्लाह हमारी ज़मीनें भी थी, हमारा फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, सब कुछ थे। वहाँ पर वकील ने धोखा दिया, जो भी सिनेरियो हुआ, जिंदगी का इतना। कितने बहन भाई हैं आप लोग सारे? हम लोग 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। एक तो ये हेरा फूड जिस नाम पे है ना, वो मेरी छोटी बहन थी, उसका इंतकाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 बच्चे, 5 बच्चे थे। मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, उसका हीरा नाम था, तो इसके नाम से मैंने हेरा फूड के नाम से रेस्टोरेंट खोला। अल्लाह, पूरा बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। आज क्या कर रही?
आज मैं अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बहुत मेहरबान है अल्लाह मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुलवा दिया जो मेरा ख्वाब था। जब लॉकडाउन हुआ तो मेरे दोनों बेटों की जॉब ख़त्म हो गई थी। उसके बाद समझ नहीं आता है क्या करें। फिर जब मैंने बहुत सी औरतों को होममेड काम करते हुए देखा, फिर मैंने इससे कहा कि हम फेसबुक पे अपना पेज बनाते हैं और फिर मैं बर्गर का काम शुरू करती हूँ। फिर मैंने घर में बर्गर बनाने शुरू किए और मेरा बेटा ये ऑर्डर उठाता था कॉल पे और मुझे बताता था कि अम्मी इसका ऑर्डर है। फिर मैं घर में बनाती थी। क्या क्या है खाने में? बर्गर में हमारे पास बहुत सारे बर्गर्स भी हैं और सैंडविच भी हैं। इसके अलावा अभी हम आगे और कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम और आइटम रखें। अरे वाह, जबरदस्त, इतनी स्ट्रॉन्ग है भाई, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। वालदा के फैंस भी होंगे हुसैन, मैं समझती हूँ इनके तो फैंस भी बहुत होंगे। काफी हैं, यूट्यूबर आ रहे हैं काफी अम्मी से मिलने के लिए। अरे वाह 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 वाह। फिर उसके बाद तो अमेरिका से एक वो आए थे, कस्टमर आए थे। हाँ। यहाँ पे कराची आए थे, उनकी मतलब सिस्टर की शादी थी। हाँ। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो वहाँ जाने से पहले हमसे मिलने आए। अरे सबसे अच्छी चीज हमें ये लगी। क्या बोला उन्होंने? फैंस ने क्या बोला? अम्मी आए, अम्मी के पास बर्गर खाए अम्मी के हाथ के। अच्छा। काफी तारीफें भी की। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हिम्मत टूटी नहीं, हिम्मत कैसे कायम रही आपकी? बस जब मुझे डाइवर्स हो गई उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बच्चों को मुझे ही देखना है। जाहिर है माँ बाप के अलावा कोई और नहीं करता बच्चों के लिए, तो बच्चों की वजह से मैंने हिम्मत अपने कायम रखी और मैंने सोचा अगर मुझे आवाज़ नहीं आती तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक मेरे लिए आजमाइश है कि अल्लाह ने मुझसे एक तमाम छीनी है तो क्या पता आगे मेरे लिए अच्छा रखो। तो बस ये बात जो ना मेरे अंदर हिम्मत पैदा करती थी कि अल्लाह ने जब मुझे एक कुव्वत मेरी ख़त्म की है तो आगे मेरे लिए और बेहतर कुछ सोचा होगा। तो बस ये चीज़ जो ना मुझे आगे बढ़ाती गई और जब मेरी टांग टूटी है, आगे मेरी टांग की हड्डी टूटी है, तो उसके बाद क्या हुआ था? ये मैं जीने से गिर गई थी। जीने से गिरी 26वें रोजे को इसी साल, जी पिछले साल जी रमजान में 26वें रोजे को हुई। तो मैं जीने से गिरी ना, ये मेरी टांग की हड्डी पूरी टूट गई और पाँव पूरा पीछे मुड़ गया था। तो ये मेरी टांग का ऑपरेशन हुआ है 2 रॉड डली हुई टांग में। तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि अब तुम क्या करोगी, अब तुम बिस्तर पे पड़ जाओगी। मैंने कहा नहीं मैंने कहा मैं बिस्तर पे जरूर लेट जाऊंगी लेकिन मैं अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बना दूंगी इंशाल्लाह। बस फिर मैंने इससे कहा कि तुम अपना पेज बंद नहीं करना, पेज चलाते रहो। फिर मेरी बहू ने मुझे बोला कि आप हिम्मत करें और मैं आपका साथ दूंगी। अल्लाह जी। तो बस मैं बिस्तर पे बैठे बैठे सामान में मसाला लाकर अपनी बहू को देती थी, इसको बताती थी, व्हीलचेयर पे बैठ के वो मेरे साथ साथ काम करती थी। मुझे भी खाना है, हम दोनों ने खाना है। जरूर खिलाएंगे। आज बच्चे सब क्या करते हैं? सब लोग मेरा ये वाला बेटा तो मेरे साथ जा रही होंगी। ये मेरा बेटा मेरे साथ मेरे रेस्टोरेंट में काम करता है और बड़ा वाला बेटा जो वो प्लॉट वगैरह का काम करता है, प्रॉपर्टी का, अपने दोस्त के साथ। वो बड़ा है, ये छोटा है। और बेटी मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ। बड़ी बेटी की शादी हुई है और छोटी वाली भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोती तो नहीं है, रोती तो नहीं है। कभी रोती हैं, अकेले होती हैं, कमजोर पड़ती हैं, तो कैसे हिम्मत आती है? हिम्मत दिलानी पड़ती है और माशाल्लाह खुद इतनी हिम्मत वाली हैं। इनसे तो आपको हिम्मत मिलती होगी। इनसे हमें हिम्मत मिलती है, सही बात है। जॉब खत्म हो गई थी तो काफ़ी हिम्मत इन्होंने ही दी है कि हम घर पे काम करते हैं। मेरा तो इरादा था कि मैं कहीं और अप्लाई करूँगा जॉब, लेकिन अम्मी ने माशाल्लाह अपना बिजनेस। अच्छा, आप थोड़ा सा रेस्टोरेंट के बारे में बताइएगा, जिस तरीके से आप लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, माशाल्लाह उसका बाकायदा आप लोगों ने आगाज कर दिया है और दुकान भी खोल ली है, प्रॉपर पूरी शॉप है इसकी रेस्टोरेंट की। जी, फेडरल एरिया में शॉप है। फेडरल बी एरिया में। और वहाँ पर सिटिंग एरिया भी है या होम डिलीवरी है, क्या क्या है? हम लोग होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी और टेक अवे प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइन इन जो है ना, दरअसल वो फैमिली की नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि वो शॉप हमारे पास इतना नहीं था कि हम लोग दूसरी शॉप ले सकें, तो एक शॉप में ही हमने सेटअप शुरू कर दिया। कोविड भी है बिल्कुल। और नाम क्या है? नाम हेरा फूड्स। तो आप लोग हेरा फूड्स फेडरल बी एरिया में जब भी जाएं जरूर देखिएगा। हम भी जाएंगे कि वहां से आपने इनके बने हुए खाने, बेहतरीन खाने, वो जरूर खाने हैं सबने। मैं सबको बता दूं कि आपके खाने, आपके हाथ के खाने जरूर खाने हैं। दुनिया को क्या कहें? दुनिया को मैं ये बस पैगाम देना चाहती हूँ कि कभी भी अपना आप को औरत कमजोर नहीं समझे।
औरत जो ना वो नाजुक जरूर है, लेकिन वो अंदर से कमजोर नहीं होती। बहुत से मर्द जो हैं वो समझते हैं कि औरत कमजोर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मर्द से ज्यादा सलाहियत दी है। माँ बनती है, अल्लाह कितनी ताकत देता है, मर्द से ज्यादा सलाहियत दी है। बेशक। बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हुसैन, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अल्लाह अल्लाह शाहजेब, आज और हिम्मत आ गई। वाकई हम लोग किस तरह से क्या शिकायत करते हैं और किस बात की जो है वो अपने आप में एक जहन में कहते हैं अरे ये नहीं है। अल्लाह ने कैसे ही हिम्मत दी है हुमा को और उनके पूरे अहले खाना को। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और शाहजेब, हम ऐसे ही हिम्मत के साथ सबसे पहले पाकिस्तान में भी और अच्छी अच्छी खबरें देते रहेंगे। बिल्कुल, और अच्छी खबरें शामिल कर लेते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में। और अब हम जिक्र करेंगे खिलौनों का। दुनिया भर में वालिदैन बच्चों की पैदाइश से पहले ही खिलौने खरीदना शुरू कर देते हैं और बाकायदा प्लानिंग करते हैं कि भाई हमने ये खिलौना जो है ना अपने बच्चे को देना है। लेकिन उन खिलौनों के बहुत सारे असरात भी होते हैं बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर भी, बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए भी। कुछ खिलौने ठीक नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं। तो ये बड़ा एक अहम मामला है। और मुख्तलिफ खिलौने हम देखते हैं कि कभी जब कुछ जंगों के बारे में बच्चे सुनते हैं तो उनको बंदूकें दिला दी जाती हैं। उनको, कुछ बच्चों को वेपन्स, एम्यूनेशन अट्रैक्ट करते हैं, कुछ बच्चों को लेगोज अट्रैक्ट करते हैं, कुछ बच्चों को गाड़ियां अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कि मैं बचपन में, इवन बीइंग अ गर्ल, मैं कभी गुड़ियों वगैरह से नहीं मैं खेली। मुझे होता है हर एक का एक अपना पसंद होता है। मैं हमेशा कार्स से खेली, मैं हमेशा ब्लॉक से खेली। और आपको बचपन में क्या शौक थे खेलने के? मैं जैसे कि आप गए तो फिर मैं डॉल से खेला, मतलब आपने गाड़ियों से खेला, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने डॉल से खेला। खैर, कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव खिलौनों का बच्चों की नजोनुमा में क्या किरदार है, इसी पर बात करने के लिए हमें शो में ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर किरण है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मैं आपने शो में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि खिलौने बच्चे की नशोनुमा ये किस तरह से असरअंदाज होते हैं, और ये बताइएगा सबसे पहले कि हमें फिर किस तरह से चूज करने चाहिए बच्चों के लिए खिलौने। Absolutely. जी बिल्कुल, खिलौनों का बहुत अहम किरदार होता है, इसलिए क्योंकि बच्चे जब ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा काम में आ रही होती हैं। तो उस टाइम पर जो भी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें ये देखना चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर कैसे असरात छोड़ेगा। खिलौना, क्योंकि बच्चा अट्रैक्ट होता है तो हम सबसे पहले बच्चों को खिलौनों से ही डाइवर्ट कर रहे होते हैं। तो खिलौनों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की लाइफ में। अब जिस तरह से अगर आप जितने गन्स वगैरह या इस तरह के टॉयज़ वगैरह देंगे कि जिसमें वॉयलेंस और ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर इसका मतलब यही है कि बच्चों में ये सब चीज़ों में हम ज़्यादा इंस्टिल कर रहे हैं। और जितने और देखिए आप ये कह रही हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर बच्चा एग्रेसिव हो रहा है तो ये कहा जा सकता है कि जो खिलौने वो इस्तेमाल कर रहा है वो खिलौने उसकी आदत को चेंज कर रही हैं, उसकी आदत बदलती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि खिलौना जब आता है तो फिर उसकी डीलिंग भी साथ आती है। अगर गन लेके दी है और अगर इस तरह का कोई वेपन लेकर दिया है या इस तरह की कोई चीज़ है तो डिस्ट्रक्टिव रोल है इनका। खुद देखिए वॉर्स में यूज़ होता है, फाइट्स में यूज़ होता है, इन चीज़ों में। तो फिर डेफिनेटली जब ये चीज़ आई है तो बच्चे को इसका यूजेज भी उसी तरीके से करना होगा कि जैसे इसका एक्चुअल यूज़ है। तो फिर आप ये देखिए कि नफ्सियात पे इसका क्या असर पड़ रहा है। डिस्ट्रक्शन, ठीक है, फाइट, वायलेंस, मारना, धारना, बेशक मजाक में ही कर रहे होते हैं, ढस ढस ढस, लेकिन ये चीज क्या एक रिफ्लेक्ट कर रही है, सेम इसी तरह देखें होता तो टॉय हम कहते हैं कि बच्चा बिजी हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उस पर असरात क्या मुरतब हो रहे हैं ये हमें देखने की बहुत जरूरत है। किरण, एक सवाल आ रहा है जहन में कि टॉयज ऑब्वियसली शायद ने इस तरह कहा कि बच्चों की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। चॉइसेस ऑफ टॉयज बेसिकली उनका कैरेक्टर को बहुत तरीके से बताते हैं, कंस्ट्रक्टिव, नॉन कंस्ट्रक्टिव। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे सवाल ही करना चाहती हूँ और दुनिया को मैं चाहती हूँ कि एक जवाब एक माहिर नफ्सियात की नज़र से जाए कि बच्चों के लिए फिजिकल टॉयज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव होने में, या उनके मोबाइल फोन में जो गेम्स हैं या एप्स हैं उसके हवाले से। तो कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव का फर्क इधर भी जरा था थोड़ा सा, प्लीज किरण इसमें रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि फिजिकल टॉयज इन द सेंस कि जिसमें हमारे बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी चीज है ग्रॉस एंड मोटर स्किल्स, ठीक है। आप फिजिकल टॉयज में ग्रॉस स्किल्स होती हैं जिसमें फुल बॉडी के कोर मसल्स, बिग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे बैडमिंटन हो गया, जैसे कोई इस तरह की चीजें होंगी कि बच्चे ने कुछ ऐसे लिफ्ट किया या बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिसमें उसकी फुल बॉडी इन्वॉल्व है। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हो जाएगी बच्चे की। इसके अलावा स्मॉल अगर आप देखिए छोटा सा बच्चा है उसको हमने ब्लॉक्स
दे दिए, वो उनके साथ खेल रहा है, उनको एक दूसरे पर रख रहा है, तो ये उसके फाइन मोटर स्किल्स उसकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मोबाइल यूज करेंगे, वीडियो गेम्स यूज करेंगे, देखिए ये इन जगह पे एक ही जगह बैठ के जस्ट आपके थम्स या आपकी आईज इंटैक्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी उसमें नहीं होगी। अच्छा किरण साहब, यहाँ पर ये बताइएगा, मैं आपसे सवाल भी करना चाहता हूँ, हम मुख्तलिफ ट्रेंड्स देखते हैं खिलौनों के जो मार्केट में आते हैं और हर घर में हमें वही खिलौना नजर आता है और बच्चे भी उन ट्रेंड्स को फॉलो कराते हैं वालिदैन से जबरदस्ती। तो सबसे पहले बताइएगा कि ये ट्रेंड्स आते कैसे हैं खिलौनों के? कभी स्पिनर्स हम देख रहे होते हैं, कभी कोई और चीज मार्केट में आ जाती है और उसके बाद वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि उनका किरदार यहाँ पर क्या होना चाहिए। वो मजबूर हो जाते हैं, बच्चे इतने ज्यादा जिद करते हैं कि उनको वो खिलौने दिलाने पड़ते हैं। ये ट्रेंड्स किस तरीके से जनरेट होते हैं? धुन चल जाती है, बिल्कुल चल जाता है इस तरह से। वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग इस तरीके से हो रही होती है और बच्चों को अपील और अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें इस कदर ज़्यादा जो है वो ये सोच के बनाई जाती हैं कि बच्चे पे डेफिनेटली अपने माँ बाप, अपनी फैमिली का यही चीज़ करें कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। वो एक्चुअली यही चीज़ होती है कि इन बच्चों को उनके माइंड सेट को रीड करते हुए उनके अट्रैक्ट कर दिया जाता है कलर्स के थ्रू, उनके जिस तरह आप इसको देखिए फिजिटिंग पॉपेट्स आए हैं। वालिदैन क्या करें, हम सवाल ही करना चाह रहे हैं। देखिए वालिदैन को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या चल रहा है और सबके पास क्या है। तो वो कंपटीशन जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास है तो मेरे बच्चे के पास भी होना चाहिए। वो जिद कर रहा है, उसको पूरी देखना चाहिए बच्चे के लिए ठीक क्या क्लियर होना चाहिए ना फिर कि उसके लिए बेहतर क्या है। ठीक है, अगर वो सब यूज कर रहे हैं लेकिन अगर देखें तो उसके नताइज अच्छे नहीं हैं और वो इतना कंस्ट्रक्टिव टॉय नहीं है, बल्कि वो चीजें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ इन द सेंस कि बस अब ज्यादा आपको फायदा नहीं दे रही हैं, तो ना लेकर दें। ठीक है, किरण एक बहुत अहम सवाल, किरण एक बहुत अहम सवाल, किरण एक बहुत अहम सवाल, वक्त खत्म होने वाला है तो हम आखिरी की तरफ चल रहे हैं। बेसिकली कुछ खिलौनों का जो असर होता है वो आपकी जिंदगी में बचपन से पड़ता है। जब इस तरह की डोरा, इस तरह की जो डॉल्स आते हैं, इस तरह की जो खिलौने होते हैं जो अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं, वो बड़े होने के बाद भी उतने ही क्यूट लग रहे होते हैं। जबकि ये देखा गया है बच्चे जो बचपन में इमिनेशन या एक्शन से भरपूर चीजें पसंद करते हैं वो बड़े होने के बाद कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हम ये समझें कि बचपन की चॉइस ऑफ टॉयज जो है वो आपकी पर्सनैलिटी बड़े होने के बाद डेवलप में वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, मैच्योरिटी के बाद भी? बिल्कुल करती है। एसोसिएशन कायम हो जाती है, चाइल्डहुड एसोसिएशंस कायम हो जाती हैं। जिस चीज़ के साथ ज़्यादा बच्चे ने जो है आइडेंटिफाई किया होगा बचपन में, क्या पता उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसकी लाइफ में आने शुरू, लेटर लाइफ में जब वो बड़ा होता है उसमें आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल देखें ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव टॉयज और अच्छी एसोसिएशन के साथ माँ बाप ने कुछ चीजें लेकर दी और उनके साथ बेहतर तौर पे अच्छा एक मेमोरी कायम की, तो वो आगे लेटर लाइफ में उसी तरह पॉजिटिवली बहुत शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर किरण, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम मामले पर आपने हमसे बात की। सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब अहमद और माया खान को दीजिए कल तक के लिए इजाजत, रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।